मैंने सुना है जी। कि आपने शाहरुख खान को रिप्लेस किया एज द यूनिक इन दरमियान। ये आई डोंट नो। You had once said that beggars can't be choosers. करेक्ट। क्या इस वजह से आपने दरमिया का ये रोल लिया टू प्ले अ यूनिक, या फिर चैलेंजेस की वजह से लिया? क्या था वो? आई थिंक दोनों। Do you think being a great actor who's got a damn good personality, because of your unconventional looking way, कुछ hindrances आई? तो हाउ अनकन्वेंशनल आई एम लुकिंग? क्या अभी भी कुछ नामचीन करंट लॉट ऑफ डायरेक्टर्स को अप्रोच करने में कठिनाई होती है आपके लिए? डायरेक्ट कठिनाइयां तो होती है। तो यानी 37 इयर्स बाद भी देयर आर सर्टेन कास्टिंग डायरेक्टर्स जो नहीं जानते आपके बारे में, जो नहीं जानते और वो स्वाभाविक है नहीं जानते। मुझे आपत्ति सिर्फ इस बात की है कि कई कास्टिंग डायरेक्टर बड़े नामचीन प्रसिद्ध बोलते हैं, आप जरा सेल्फ टेस्ट करके भेज दें। हैज आरिफ ज़कारिया फेस्ड अ सिचुएशन जैसे प्रोटैगनिस्ट फेस करता है माय नेम इज खान में बिकॉज ऑफ हिज रिलीजन इन रियल लाइफ टू? लेंथ ऑफ द रोल कितना मायने रखता है आपके लिए? पहले में ये फिलॉसफी थी कि लेंथ मायने नहीं रखता, लेकिन अब शायद लगता है। तो आप लोगों के पास तब आते हैं जब बजट कम होता है। काफी हद तक, काफी हद तक। क्रिश 3 आपने की, हाँ। प्रियंका चोपड़ा, विवेक ओबरॉय, ऋतिक रोशन, कंगना रनौत, ये जो कमर्शियल पॉट बॉयलर्स होते हैं, फन राइड होते हैं कि आप सोचते चलो ठीक है शायद एक्टिंग ज़्यादा ना दिखाना पड़े पर पैसे अच्छे मिल लेते तो मैं कर रहा हूँ? दोनों चीज़ें होती हैं। बहुत अच्छा लगा सिद्धार्थ से बात करते हुए, बहुत सालों बाद मुलाकात हुई और मुझे तो लगा ये जैसा वो आत्मा की शुद्धि हुई, इतनी सारी यादें और इतनी सारी मेमोरीज हमने टटोली और आपके साथ शेयर करने का मौका मिला तो बहुत अच्छा लगा। एंड सब्सक्राइब टू सिद्धार्थ कानन's YouTube चैनल नाउ। आरिफ कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। कैन आई कॉल यू दी इंसाइक्लोपीडिया ऑफ एक्टिंग? अब आप बोलोगे नहीं मैं ऐसा नहीं हूं, पर ये Encycl- लोग बोलते हैं इंसाइक्लोपीडिया ऑफ एक्टिंग। नहीं, इतनी बड़ी आप मुझे खिताब और टाइटल मत दे। आई एम नोवेयर एनीथिंग अबाउट एक्टिंग। आई एम अ स्टूडेंट एंड लर्निंग माई सेल्फ। सच बात तो यही, मैं खुद एक एक्टिंग का छात्र हूँ और आप ये इतने बड़े टाइटल मत दीजिए मुझे, बहुत भारी बोझ है ये उठाना। तो चलते हैं 1987। यस। दूरदर्शन उस वक्त बिल्कुल चुनौती। यस। हम लोग सब बैठ के देखा करते थे। वन ऑफ दोस पाथ ब्रेकिंग शोज जो दूरदर्शन में था जी। और उस वक्त मैंने सुना कि आप भी खुद कॉलेज में पढ़ाई करने की कोशिश कर रहे थे। नहीं, कोशिश नहीं, पढ़ रहा था। मैं सिडनम कॉलेज ऑफ कॉमर्स का स्टूडेंट हूँ और वहाँ थिएटर ग्रुप हमारा बड़ा एक्टिव हुआ करता था। तो उन दौरान जब मैं SY BCom में था, मेरी इत्तेफाकन मुलाकात हुई मीर मुनीर साहब से, जो चुनौती सीरियल के राइटर है इवेंचुअली, और उनसे एक प्रोग्राम में मुलाकात हुई, बातें हुई। और उस वक्त कोई सीरियल का कॉन्सेप्ट नहीं था। उन्होंने एक प्ले लिखा था अनजान शहर, जिसके शोज़ बड़े प्रसिद्ध थे मुंबई में, और मैं वो करना चाह रहा था हमारे एनुअल फेस्टिवल में। तो मैंने उनसे पार्टी में मिले, एक जगह मेरे फादर ले गए थे मुझे एक सोशल इवेंट में, तो वहाँ मिल गए वो। तो मैंने बातें शुरू की, बाजू में बैठे थे वो, तो पता चला कि वो राइटर हैं और वो भी थिएटर से जुड़े हैं। मैंने फिर अपना एक थिएटर का परिचय दिया उनको कॉलेज का, और फिर उन्होंने कहा मेरा एक प्ले है अनजान शहर, आप देखने आइए। तो मैं चला गया देखने और बहुत अच्छा लगा मुझे, और मैंने फिर उनका काफ़ी पीछा किया। वो उस वक्त एक कंपनी में काम करते थे एट बैलेड एस्टेट, लेकिन राइट्स दिए नहीं उन्होंने, पता नहीं किसी वजह से। शफ़ी इनामदार साहब थे वो, शफ़ी इनामदार और एक्ट्रेस पता नहीं कौन थी, वो 2 कैरेक्टर प्ले था। तो मैंने सोचा ये सस्ता भी हो जाएगा और स्टोरी बड़ी अच्छी थी। नील साइमन का एक प्ले था प्रिजनर ऑफ सेकेंड एवेन्यू, उसका उन्होंने अनुवाद किया था। एनीवे 2-3 महीने गए, उन्होंने फिर राइट्स दी नहीं मुझे। फिर कहा कि एक प्रोडक्शन हाउस है जो छात्रों पे, स्टूडेंट्स पे एक शो बना रहा है, आप उनसे मिलिए जाके। तो संवाद वीडियो में राकेश चौधरी साहब से मुलाकात हुई पहली बार, और मैं बड़ा इंथुजियास्टिक था, बड़ा। तो मैंने पूरा हमारा थिएटर ग्रुप जो था कॉलेज का, वो सब चले गए और सब ने फिर ऑडिशन दिया बारी बारी। और वहाँ मेरी मुलाकात हुई थी संजीव भट्टाचार्य से, जो डायरेक्टर थे उस शो के। तो हमारे कॉलेज से, हमारे थिएटर ग्रुप से 4 या 5 ऐसे स्टूडेंट थे जिनका सिलेक्शन हुआ था, और इवेंचुअली फिर हमें रोल मिले और हमने पायलट शूट किया, भूल गए, SY BCom में थे।
कहा ये वन ऑफ कोई एक्टिविटी है, 3-4 दिन पायलट शूट करके चुप पाए। 6-7 महीने और गुजरे, उनका फ़ोन आया कि पायलट अप्रूव हो गया और अब शूट करना है। तो जब मैं SY से TY में आया तब फुल फ्लेज्ड हमने चुनौती सीरियल की शूटिंग की। तो शुरुआत वहाँ से हुई। तो वो फर्स्ट जो कहते हैं ना एस्केपेड विथ फेम था? हाँ, उस वक्त ऐसा फेम का कंसेप्ट, हाँ पॉपुलर तो हो गए थे शो, बट एक्टिंग हम थिएटर करते थे, बहुत पसंद था, मैं प्लेस डायरेक्ट भी करता था, एक्ट करता था, तो मुझे लगा ये बड़ी अच्छी एक एक्सटेंशन है उस एक्टिविटी की। और कुछ बड़ा एक्टर उस वक्त कुछ बनने का कोई प्लान नहीं था कि यार मुझे ये बनना है वो बनना है, बस एक्टिंग का शौक था। और एक और संधि मिल गई और सीरियल मिला और कैमरा के सामने फेस करने का पहला मौका मिला, तो बड़े खुश थे, बड़े चार्ज थे हम लोग। न पैसे थे न कोई समझ थी ज़्यादा। हम इनफैक्ट मुझे याद है कॉस्ट्यूम भी घर से ले गए थे हम लोग काफ़ी हद तक उस वक्त, कि उन्होंने कहा था कि कॉस्ट्यूम अगर आप घर से ले आए तो अच्छा है, बिकॉज आपकी साइज स्ट्रक्चर। तो हम ले गए घर से, हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। और मुझे याद है हम विल्सन कॉलेज में शूट करते थे नाइट्स, तो वहाँ से शुरू हुआ ये पूरा सिलसिला। और इत्तेफाकन चुनौती सीरियल बड़ा पॉपुलर हो गया उसके बाद। तब मैंने TY BCom का एग्ज़ाम भी क्लियर किया और लॉ कॉलेज में एडमिशन लिया, क्योंकि मेरा एक एम था लॉयर बनने का। लेकिन उस वक्त क्योंकि चुनौती इतना पॉपुलर हुआ, मुझे बहुत सारे टीवी के ऑफ़र मिल गए सामने से। फिर कर्म भूमि एक शो था प्रेमचंद के उपन्यास पर, वो किया, बाकी सारे सीरियल। तो अगले 6-7 साल या 8 साल लिटरली मैंने दूरदर्शन के काफ़ी सारे शोज़ किए। तो वहाँ से एक इत्तेफाकन जर्नी शुरू हुई। तो कोई बहुत बड़ा संघर्ष की स्टोरी नहीं है मेरे पास, कोई ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ गया वहाँ गया। ये आई थिंक इस प्रोफेशन ने मुझे चुना। नॉर्मली विपरीत होता है ना कि एक एक्टर आता है यहाँ, उसे एक्टर करना, ये करना, एक्टिंग करते थे हम, लेकिन ये ब्रेक सारे इत्तेफाकन फॉर्चुनेटली मुझे मिले और मैंने सिर्फ उन्हें अब्जॉर्ब किया, अपनाया और अपना पूरा देने की कोशिश की। सिंपल स्टोरी ये है। और अच्छी स्टोरी, इट्स गुड टू बी सिंपल एट टाइम्स टू, बहुत अच्छा लगता है। हाँ सच है। कैंपस मुझे याद है, हाँ, एक और प्रोजेक्ट था जो टेलीविजन पे आया था। मैं लखनऊ से आया था, मिठी बाई कॉलेज में मैंने एंट्री मारी और सारे जो बच्चे थे कैंपस सीरियल में सब मिठी बाई के लड़के थे। परितोष पेंटर, निनाद कामत हुज अ वेरी पॉपुलर वॉइस नाउ, आप प्रोफेसर थे। तो मैं बड़ा, ये होते ना स्टार्स है मेरे कॉलेज में, मेरे सीनियर्स, कैंपस, आई मीन इट वाज वेरी वेरी पॉपुलर। यस, सो कैंपस केम इन 93। वो जी टीवी का फ्लैगशिप शो था। 3-4 शो ऐसे थे जिन्होंने जी टीवी के पहले साल, तारा, कैंपस, बनेगी अपनी बात, शायद जहाँ तक मेरा मेमोरी सर्व्स मी राइट, ये ऐसे 3-4 शो इन्होंने जी को लॉन्च किया। तो कैंपस 93 में आया और अगेन संजीव भट्टाचार्य जिन्होंने चुनौती डायरेक्ट की थी, उनको संधि मिली एक कि आप उसी तरह का एक शो जी टीवी के लिए बनाइए। तो तब तक थोड़ी सी उम्र बढ़ गई थी मेरी, तो उन्होंने मुझे वो मेन प्रोफेसर हसन अली का रोल दिया और बाकी सारे जो यंगस्टर्स थे, सारे स्टूडेंट के रोल फिर से उन्होंने ऑल ओवर बॉम्बे जाके सारे कॉलेजेस में स्क्रीन टेस्ट लिया। और पता नहीं इत्तेफाकन ये मिठी बाई का ग्रुप जो था बहुत एक्टिव था शायद, और बहुत कैरिस्मेटिक थे सारे लोग, थिएटर बहुत करते थे और उन्हें पसंद भी आया। तो वो सारे सिलेक्शन मोस्ट जो स्टूडेंट के रोल थे वो मिठी बाई से चुने गए। परितोष, निनाद और रविंदर, काफ़ी लोग थे जो वहाँ से चुने गए। आप पॉलिटिकल फैमिली से है ना? एक फैमिली, जो मेरा फैमिली का साइड है वो पॉलिटिशियन, मेरे फादर थे पॉलिटिक्स में, मेरे ब्रदर हैं पॉलिटिक्स में और मेरे अंकल हुआ करते थे पॉलिटिक्स में। तो एक जो हमारे परिवार का एक ब्रांच जो है वो पॉलिटिक्स में। तो ऐसा वो पॉलिटिक्स की ओर जाना, वो चस्का था कि नहीं? शौक था बट चस्का नहीं था, इंटरेस्ट था एक, अभी भी है। थोड़ी सी जानकारी रखता हूँ और ज्ञान बांटता भी हूँ फिलहाल पॉलिटिकल जो सिनेरियो है उसके ऊपर, लेकिन ऐसा कोई बहुत बड़ा ड्राइव और एम्बिशन नहीं था कि मुझे पॉलिटिक्स में जाना है या किसी कुर्सी के पीछे जाना है। आपको अगर समाज सेवा करनी है आप बिना पॉलिटिक्स में आके भी कर सकते हैं। तो बस उस हद तक मेरी एक रुचि थी और अभी भी वैसी है, उससे ज़्यादा नहीं है। आपने नेहरू जी, जिन्ना जी का आपने रोल्स किया हुआ है। इनफैक्ट अभी भी आपका एक बहुत बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आ रहा है जी, वो यू प्लेइंग मोहम्मद अली जिन्ना, है ना? जी। क्या ये रोल्स नेहरू जी का हो, जिन्ना जी का हो, वो सब आपके सोल को सेटिस्फाई करता है?
सोल को सेटिस्फैक्शन इतना बड़ा गहरा कोई मापदंड में इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन मज़ा आता है, एक क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन होता है। और मैं अपने आप को बड़ा खुशकिस्मत समझता हूँ कि लोग मुझे अलग अलग उस किरदार में देखते हैं। जैसे नेहरू मैंने 2 बार किया हुआ है। एक जयप्रद देसाई का बहुत प्रसिद्ध मराठी में शो था, तो वहाँ मुझे पहली संधि मिली नेहरू करने की। उसके बाद महेश मांजरेकर जी ने मुझे सेम 1962 वॉर ऑन द हिल्स एक वेब शो बनाया, उसमें भी नेहरू का रोल दिया। गांधी मैंने किया हुआ है, ब्रीफली थिएटर किया, तब एक स्टेज परफॉर्मेंस था, वहाँ गांधी किया हुआ है। और अब निखिल अडवाणी का एक बहुत बड़ा शो आ रहा है जिसकी शूटिंग कर रहे हैं हम लोग, फ्रीडम एट मिडनाइट। उसमें उन्होंने मुझे मोहम्मद अली जिन्ना के रोल में कास्ट किया है। तो मैं समझता हूँ ये मेरी खुशकिस्मती है कि पता नहीं, कुछ लोगों को लगता है कि मैं ये अलग अलग कैरेक्टर, हिस्टोरिक कैरेक्टर्स, कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर थोड़े से परफॉर्म कर सकता हूँ। और अगर संधि मिलती है तो मैं कोशिश करता हूँ कि जितना सही हो सके हर तरह से मैं उन्हें निभाने की कोशिश करूँ। ओके, एक प्ले देख रहा था मैं कुछ दिनों पहले, प्रोड्यूस्ड बाय परितोष पेंटर इटसेल्फ। टेल मी योर व्यू पॉइंट ऑन इट। उसमें एक अलग ही नरेटिव था। वहाँ पे इट वाज नथुराम गोडसे's पॉइंट ऑफ व्यू, और वो ये था कि अगर गांधी जी चाहते थे, उस प्ले में बताया गया है, तो इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा नहीं होता। इंडिया वुड हैव बीन इंडिया होलसम, क्योंकि अगर गांधी जी ने जिन्ना को प्राइम मिनिस्टर बना दिया होता तो, बिकॉज ही डिक्लाइन दैट, और वो उन्होंने दे दिया वो पोजीशन टू नेहरू जी, दैट्स व्हाई इंडिया ब्रोक इनटू इंडिया एंड पाकिस्तान। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? पता नहीं, मैं इतना ये बहुत बड़ा विषय है, इस पे इतना मैं सत्य क्या है असत्य क्या है मैं नहीं जानता। लेकिन हाँ, ये हिस्टोरिकल फैक्ट है कि ये इस तरह का एक एक्सचेंज और डायलॉग हुआ था उनके बीच में। क्या होता अब पता नहीं, क्या हुआ ये हम सामना कर रहे हैं, बट क्या होता मैं इस वक्त, और जो मेरी पोजीशन है या मैं जहाँ से हूँ, मैं बहुत एक छोटा व्यू पॉइंट रखता हूँ इन सब चीज़ों के बारे में। बट क्या होता है ये अब कहना तो मुश्किल है कि अगर बंटवारा होता नहीं होता, या अगर होता तो कैसे होता, या मुल्क एक अलग राह या अलग दिशा में चला जाता। तो आप और मैं बहुत छोटे लोग हैं ये इस बात पे टिप्पणी करने के लिए और समझने के लिए उस वक्त क्या क्या हुआ, उस वक्त क्या फैक्टर्स थे, क्या सिचुएशन थे। क्योंकि आपने जिन्ना का रोल किया हुआ है, तो हम कहानी में ये पहलू थोड़ा सा कवर करते हैं, बट कहानी बेस्ड है, फ्रीडम एट मिडनाइट इस पुस्तक पे बेस्ड है, डोमिनिक लैपियर और लैरी कॉलिंस की जो बड़ी प्रसिद्ध किताब है। तो जो कहानी है इस किताब पे आधारित है, और जो किताब में वर्णन है हमने वही दिखाने की कोशिश की है। तो राइट और रॉन्ग इज वो अब एक आपकी निजी सोच है, और आपका एक दृष्टिकोण है जो डिसाइड करता है कि यार ये सही था या गलत था। फिर आपकी पर्सनल आइडियोलॉजी क्या है वो प्ले करती है, आपके बिलीफ सिस्टम क्या है वो प्ले करता है। तो ये बड़ा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है जिसका कोई साधारण आंसर मैं दे नहीं सकता। फैक्ट, कोई पॉइंट ऑफ व्यू है आपका इसका? यही पॉइंट ऑफ व्यू है। ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि मेरा बहुत छोटा पॉइंट ऑफ व्यू है, और उस वक्त ये बड़े कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर थे, इनके जहन में क्या हुआ, स्थिति क्या थी उस वक्त जिसकी वजह से ऐसे निर्णय लेने पड़े, पता नहीं मुझे। आज की रियलिटी और हालात क्या हैं वो अपने सामने है। उस वक्त अगर कुछ निर्णय अलग होते तो क्या होता, ये पता नहीं, ये बड़ा कंडीशनल है। जिन्ना का जो रोल आप कर रहे हैं जी, व्हाट डिड यू अंडरस्टैंड ऑफ दैट मैन? मैंने जो स्क्रिप्ट लिखी है, कॉम्प्लेक्स, एम्बिशियस, ईगोइस्टिक, अपना पॉइंट ऑफ व्यू वो बड़ा कन्विंस करवाते थे लोगों को। उनका एक रुतबा था जो वो दर्शाते थे हर जगह, और वो भी इस पॉलिटिकल मैकिनेशन में कहीं उन्होंने अपना एक योगदान दिया, गलत या सही, जैसा मैंने पहले कहा, ये अपना एक निजी दृष्टिकोण है। तो एक कैरिस्मेटिक फिगर थे वो, कॉम्प्लेक्स फिगर थे। एक जैसे हम कहते ना, वी लव टू हेट हिम एंड वी हेट टू लव हिम, तो ये सारा एक मिश्रण है। लेकिन मैंने उसे एक बहुत एक किरदार समझ के किया हुआ है। उसका जो एक्सेस बैगेज आया है वो मैंने उठाया नहीं। हर किरदार को मैं वैसी ही कोशिश करता हूँ कि जो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी है, जो लिखा हुआ है, वो मैं किस तरह से अच्छी तरह से दर्शाऊँ। मेरा प्रयास और प्रयत्न उसमें रहता है, न ये कि वो कहाँ से आए हैं, उनका रेपुटेशन क्या है,
और ऑफ द स्क्रिप्ट क्या रेपुटेशन है, ऑफ द स्क्रिप्ट क्या इमेज है उनकी, वो मैं ज़्यादा उसमें मिलाने की कोशिश नहीं करता हूँ। जो लिखा है उसको मैं कितने अच्छी तरीके से दर्शाऊं, मेरा प्रयास उसमें रहता है। और फिल्मों में यही मतलब आमतौर पे जो लिखा है वो आप कितनी अच्छी तरह से ऑडियंस को कन्विंस कराते हैं अपने परफॉर्मेंस से, उस पर निर्भर होता है। बाकी चीज़ें तो सब सब्जेक्टिव है कि वो आदमी कहाँ था, क्यों किया उसने, ऐसा करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था, वो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू लुकआउट नहीं है। तो आप एज अ परफॉर्मर आते हैं, कैरेक्टर के स्किन में घुस जाते हैं, उसके बाद आप जजमेंटल नहीं होते कैरेक्टर के रियल लाइफ पर्सोना से। एम आई राइट? यू राइट, परफेक्ट, आपने उसको अच्छी तरह से फ्रेज किया है। जो लिखा है मेरा पॉइंट ऑफ व्यू उसी दायरे के अंदर रहता है। राइटर ने लिखा है, उस पर क्रिएटिव बहुत डिस्कशन होता होगा, चैनल्स बहुत बड़े क्रिएटिव माइंड्स इन्वॉल्व करते हैं, वो फिल्टर होके एज एन एक्टर फिर मेरे पास स्क्रिप्ट आती है। अब वो जो लिखा है मैं वो करने की कोशिश करता हूँ। आपने कभी, और ये न्यूमरस बार मेरे शो पे डिस्कस हुआ है, जी, ऑफ अप्रोच टू रोल्स, कभी आपने कोई रोल को अपने साथ कैरी ऑन किया है शूट के बाद, महीनों महीनों तक, वीक आफ्टर वीक किया आपने? नहीं, ऐसा वीक आफ्टर वीक, महीनों आफ्टर महीनों नहीं, बात नहीं है। कुछ रोल ऐसे होते हैं जो आपसे बहुत एनर्जी डिमांड करते हैं। जैसे मैं, आपको पता होगा ना, वो मेरी डेब्यू फिल्म थी दरमियान। कल्पना लाजमी ने मुझे फिल्मों में पहली बार ब्रेक दिया, और वो जो रोल किया मैंने वो थोड़ा सा उस वक्त 97-98 की बात कर रहा हूँ, उस वक्त थोड़ा सा ऑफ बीट हट के था। कई एक्टर को उन्होंने अप्रोच किया था लेकिन किसी वजह से वो कर नहीं पाए, और उस फिल्म में मैं एक बहुत छोटा रोल पहले कर रहा था। अब कल्पना के साथ मैंने एक इंग्लिश सीरियल की थी स्टार प्लस पे, द डॉन, तो वहाँ से उन्होंने मुझे कास्ट किया था। और कुछ वजह ऐसी हुई कि बाकी एक्टर काम कर नहीं पाए, तो उन्होंने मुझे ऑडिशन किया और मेन रोल कास्ट किया। अब वो रोल ऐसा था जिसके लिए मुझे थोड़ा सा प्रेप करना पड़ा, बिकॉज वो नॉर्मल एक, जैसे हम समझते हीरो हीरोइन का रोल नहीं था। थोड़ा सा उस कैरेक्टर में एक न्यूआंस लेयरिंग ऐसी थी जो वो एक मेल फीमेल के बीच का किरदार था, तो उसमें थोड़ा प्रयास और प्रयत्न करना पड़ा। और कल्पना थी उस वक्त, सिंपल कपाड़िया थी हमारी एसोसिएट डायरेक्टर, उनके साथ बहुत रिहर्सल की मैंने, तकरीबन 6-7 महीने हम रिहर्स करते रहे। तो डायलॉग, सबके डायलॉग मुझे याद थे, हर कहानी का हर एक मोड़ मेरे जहन में था, उसको किस तरह से करना, और बहुत रिहर्स किया मैंने, रिसर्च तो नहीं कहूँगा मैं। और कुछ लोग ऐसे आसपास उस वक्त कल्पना ने मेरे खड़े किए थे और मुझे उनसे मिलाया था, जिनसे मैंने बहुत कुछ लिया उस रोल के लिए। और तकरीबन ये प्रोसेस 1-1.5 साल चला। तो अब जो 1-1.5 साल आप बिना और कोई काम किए एक ही काम करते हैं, एक ही चीज़ करते हैं, तो आपके जहन में रह जाएगी। मैं अगर आपसे रोज़ मिलूंगा 15 महीने तक, फिर अचानक आप गायब हो जाओगे, तो आप मेरे जहन में तो रहोगे। तो इट्स द सेम थिंग विथ दीज रोल्स। कुछ रोल ऐसे होते हैं जो बहुत डिमांड करते हैं इंटेंसिटी। तो ये दरमियान का रोल था। उसके बाद मैंने और एक इंग्लिश फिल्म की, डांस लाइक अ मैन, जिस फिल्म को नेशनल अवार्ड मिला। अब उसमें मुझे भरतनाट्यम सीखना था। वो महेश दत्तानी का एक बहुत प्रसिद्ध प्ले है डांस लाइक अ मैन, उस पर आधारित थी। और मेरे साथ को एक्ट्रेस थी शोभना, साउथ की बड़ी नामचीन एक्ट्रेस है। नामचीन तो है, बहुत बड़ी डांसर भी थी। तो पहली बार जब उनसे मुलाकात हुई तो मुझे पैमला रुक्स, स्वर्गीय, जो अब इस दुनिया में नहीं है, वो डायरेक्टर थी, उन्होंने कहा यू हैव टू डांस विथ हर एंड ऑल। तो मैंने कहा, उस वक्त कहा था इन जेस्ट कि इट इज़ लाइक बैटिंग विद तेंदुलकर फॉर अ पर्सन हु डजंट नो हाउ टू बैट। तो एनीवे मैंने डांस सीखा 6-7 महीने। दीपक मजूमदार एक बहुत बड़े भरतनाट्यम कथक एक्सपोनेंट, उनसे सीखा यहीं खार में। और शोभना वॉज वेरी सिंपथेटिक, उन्होंने मुझे वही स्टेप दिए जो मेरे फिजिकलिटी को सूट किया, जो मैंने सीखे थे। और फिर उन्होंने वो कोरियोग्राफी ऐसी मोल्ड की, तो मैं उसमें बहुत बुरा नहीं लगता हूँ। अगर आप आज फिल्म देखें और अगर आप मुझे न जाने तो आपको लगेगा हाँ यार ये ठीक डांस करता है। बट वो प्रयास 8-9-10 महीने चला। तो जब वो इतना चलता है, आप स्विच ऑन स्विच ऑफ बहुत जल्दी कर नहीं सकते। ह्यूमन साइकोलॉजी है, इसमें कोई बहुत एक्टिंग लेसन नहीं दे रहा हूं मैं। तो वो कहीं ना कहीं आपके साथ रहता है, वो प्रोसेस, वो एक मिठास उस प्रोसेस की, मिठास ही कह रहा हूं, वो काफ़ी हद तक आपके साथ रहती है। तो ये ऐसे रोल इत्तेफाकन मुझे मिले। उसके बाद एक रिसेंटली मैंने की नानक शाह फकीर, अगेन उस फिल्म को नेशनल अवार्ड मिला, उसमें भाई मर्दाना का रोल किया मैंने। बड़ी कंट्रोवर्शियल फिल्म थी मैंने। हाँ, कुछ हद तक कंट्रोवर्शियल थी, अनफॉर्चुनेटली। क्या था कंट्रोवर्सी एग्जैक्टली? विच वो कुछ क्योंकि वो कहानी बड़ी गहरी, गुरु नानक देव जी की जो जर्नी है
उसके ऊपर आधारित थी। तो आई थिंक कुछ तबके ऐसे थे पंजाब के जिन्हें शायद उससे कोई ऑब्जेक्शन आया था, तो थोड़ा सा विवाद हुआ, बट अल्टीमेटली सेटल हो गया और फिल्म रिलीज़ हुई। उस हद तक रिलीज़ नहीं हो पाई जितना मैं चाहता था। तो उसमें भाई मर्दाना का रोल किया मैंने, जो सूत्रधार होता है कहानी का, जो पूरी कहानी नरेट करता है। उसमें रबाब एक इंस्ट्रूमेंट है, सीखना था, थोड़ा सा पंजाबी सीखना था मुझे। उसमें भी 3-4 महीने मैंने रिहर्स किया अपने आप, और एक डायलॉग बोलने की शैली अलग थी, पेस स्लो कर दी। जो स्क्रिप्ट की उस वक्त डिमांड थी, जो क्रिएटिव डिमांड थी, मैंने वो कोशिश की उसमें जाने की। वो शूटिंग होने के बाद वो आपके साथ थोड़ी सी रह जाती है, वो ख़त्म नहीं होता। फैक्ट ये है, अब लोग, आप उसे एक्टिंग क्लास कहे, मैं उसको ह्यूमन साइकोलॉजी बोलता हूँ। आप कोई भी कार्य अगर कंसिस्टेंटली एक वक्फे के लिए, एक समय के लिए करते रहें, वो आपके साथ रह जाता है जब वो कार्य आप छोड़ दें करना। सिमिलरली इज़ एक्टिंग। कुछ रोल बहुत, जैसा मैंने कहा, इमोशनल एनर्जी लेते हैं, फिजिकल एनर्जी डिमांड करते हैं, आप को साइकोलॉजिकली थोड़ा सा हिला देते हैं। कौन सा वो पर्टिकुलर फिल्म था जिसने साइकोलॉजिकली आपको हिला दिया था? ये सारे रोल जो थोड़े थोड़े हैं अफेक्ट करते हैं आपको जहन में। दरमियान स्पेसिफिकली पहली फिल्म थी, मैं बहुत नर्वस था, और कल्पना बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी थी, तो वो डायरेक्शन बहुत बड़े ज़ोर से देती थी सेट पे। और चूँकि बड़ी सी हार्ड टास्क मास्टर थी, मैं सेट पे बहुत कांपता था, डरता था उससे। बट उस नर्वस एनर्जी में शायद कुछ अच्छा निकल के आया। अगर आप आज वो फिल्म देखें, बदकिस्मती से वो फिल्म भी बहुत बड़े पैमाने पे रिलीज़ नहीं हो पाई किसी कारणवश। उस वक्त 98 की बात कर रहा हूँ, 97-98। तो ये ऐसे जो मोमेंट्स, हादसे होते हैं आपकी लाइफ में, वो एक टोल शारीरिक मानसिक ले ही जाते हैं आपके साथ। मैंने सुना है जी। कि आपने शाहरुख खान को रिप्लेस किया एज द यूनिक इन दरमियान। ये आई डोंट नो, मैंने कहा कल्पना ने उस वक्त, नहीं, आई डोंट थिंक दिस स्टोरी इज कंप्लीटली ट्रू। कल्पना ने उस वक्त बहुत सारे एक्टरों से मुलाकात की थी, आई डोंट नो कौन से एक्टर है, एंड दैट इज़ अ फैक्ट। और किसी वजह से कुछ एक्टर ने यस कहा, नो कहा। वो रोल उस वक्त, आज के ज़माने में लोग सोचते नहीं हैं। आज एक मेल एक्टर साड़ी में भी आ जाता है, तो इनफैक्ट एक्टर वैसे रोल ढूंढते हैं। उस वक्त शायद इतना ओपननेस नहीं था मेन स्ट्रीम एक्टर्स में, जो कमर्शियल हीरोज़ जिसे कहा जाता है। तो कई एक्टर ने वो रोल रिजेक्ट किया, और मैं जानता था क्योंकि कल्पना के साथ मैं वो स्क्रिप्ट रीड करता था। मैंने कहा था उसमें मैं एक सीन का रोल कर रहा था, तो कल्पना की आदत थी वो ऑफिस बुला के पढ़वाती थी पूरी स्क्रिप्ट, और क्योंकि मेरी अंग्रेजी अच्छी थी तो नो रीड, तो मैं पढ़ता था। तो मुझे वो पूरी स्क्रिप्ट लिटरली बाय हार्ट हो गई थी 6-7 महीने में। तब वो एक्स एक्टर को मिलती थी, वाई को मिलती थी, ABC सबको मिलती थी। फिर इवेंचुअली किसी वजह से हर एक्टर ने ना कहा, अपनी पर्सनल वजह हुई होगी, आई डोंट नो व्हाट द रीज़न इज़। और तब उनका एक कॉल आया मुझे याद है, और तब उन्होंने कहा कि नो, आई वांट टू ऑडिशन यू। और मैंने जैसे कहा, मैंने उनके साथ एक टीवी शो किया था पहले, तो वो उनको अच्छा लगा था, इंग्लिश शो था, द डॉन, फॉर स्टार प्लस के लिए किया था। तो वहाँ कुछ सीन्स उन्होंने देखे, और वहाँ उनको लगा कि शायद ये कैरेक्टर मैं सबको ढूंढ रही हूँ, इसको क्यों नहीं ट्राई करती हूँ। तो फिर ऑडिशन लिया मेरा, गेटअप में, ये वो पूरा एक दिन हमने ऑडिशन किया, और उसके बाद मुझे कास्ट किया। तो किसको वो मिली और किस वजह से उन एक्टरों ने मना किया, आई डोंट नो, मुझे कोई स्टोरी नहीं पता। तो ऑनेस्टली नो डिप्लोमेसी है, No आपको ये मैं सच बता रहा हूँ, कोई डिप्लोमेसी नहीं। वो हवा तो था ना कि शाहरुख खान एक्सेप्ट करेंगे, मिले करने थे वाले। वो। हाँ, उस वक्त बातें चल रही थी कि वो शाहरुख को मिली, वो दूसरे सारे बॉलीवुड एक्टर्स। और किनसे मिली? मुझे नहीं ना, मैं सच बता रहा अच्छा। हूँ, मैं यहाँ कोई डिप्लोमेसी का पत्ता नहीं फेंक रहा हूँ आपके साथ। मुझे उस वक्त वो हमेशा कहती थी कि मैं काफ़ी एक्टर, वो भी बताती नहीं थी वो, कि काफ़ी एक्टर से मिल रही हूँ, इससे बातचीत चल रही है, शायद साउथ के कोई एक्टर से मिल रही थी, फिर मेन स्ट्रीम हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के एक्टर से मिल रही थी। तो मुझे वो जब मुलाकात होती थी कहती थी आई एम गोइंग टू मीट सम एक्टर, आई एम गोइंग टू मीट सम एक्टर। उस हद तक मेरी इन्फॉर्मेशन थी, उसके आगे कुछ नहीं थी। तो मैं एक्साइट था कि पहली पिक्चर कर रहा हूँ, उसमें एक सीन का रोल था, तो आई वाज एक्साइटेड कि बन जाए यार। तो वो डिले हो गई थी उस प्रोसेस में, फिर बन गई। वो किस्मत की बात थी, इत्तेफाकन, एज आई सेड, डेस्टिनी हैज़ प्लेड अ बिग पार्ट इन माई व्हाटएवर जर्नी आई हैव टिल नाउ। तो वो सही वक्त पे सही जगह आप अगर हैं, और थोड़ा सा आप में एक कॉन्फिडेंस है, कॉम्पिटेंस है, और एक प्रोफेशनलिज्म है और डेडिकेशन है, तो रास्ते थोड़े से खुल जाते हैं अपने साथ। तो उस वक्त शाहरुख भी बहुत बड़े हो गए थे आफ्टर DDLJ, बिल्कुल वो बहुत बड़े सुपरस्टार बन गए थे। बिल्कुल। तो मुझे याद है
क्योंकि हम कॉलेज में थे, हमको सुनाई देता था यार कि आरिफ जकारिया रिप्लेस्ड शाहरुख खान। ऐसा आई डोंट रिप्लेस कुछ, आई डोंट नो वेदर इट इज ट्रू। व्हेन यू इंटरव्यू शाहरुख खान आप उनसे आई विल, शायद मैं उनको मिल रहा हूँ 1-2 दिन में। हाँ, तो वो सही आपको जो इसका वर्णन है वो शाहरुख खान ही बता सकते हैं। एक और चीज जो मैंने सुनी थी, जी, कोट जी, अनकोट बिल्कुल करता आप हूं, पूछिए। हाँ, हाँ। ठीक है, ये आपकी पहली फिल्म थी। पहली फिल्म थी, बिल्कुल You had once said that beggars can't be choosers. करेक्ट। क्या इस वजह से आपने दरमिया का ये रोल लिया टू प्ले अ यूनक, या फिर चैलेंजेस की वजह से लिया? क्या था वो? आई थिंक दोनों थॉट्स का मिश्रण अगर आप कहें, क्योंकि उस वक्त मैंने सीरियल किया, आपको जैसे पहले कहा, मैंने उसके पहले 8 या 9 साल टेलीविजन पे काम किया, दूरदर्शन पे काफ़ी सारे शोज़ किए, एक हद तक थोड़ी सी पॉपुलैरिटी भी मिली। मैं चाह रहा था कि एक नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, और चूंकि इमेज थोड़ी सी अनकन्वेंशनल थी मेरी, तो मुझे पता था कि मेन स्ट्रीम जो हीरो होता है उस तरह के रोल शायद नहीं मिलेंगे, तो मुझे कहीं एक उस टाइप के रोल मिलेंगे जहाँ एक थोड़ा सा परफॉर्मेंस की ज़रूरत पड़ती है। और मैं पहले फिल्म की संधि ढूंढ रहा था, तो जब कल्पना का ये आया, मैंने कहा ना आपको, एक सीन का रोल दिया, मैं बहुत एक्साइटेड था और खुश था और बड़ा संतुष्ट था कि यार एक फिल्म तो बनेगी जो पर्दे पे देखूंगा मैं 35mm पे थिएटर में जाके, जिसमें मैं एक सीन का रोल कर रहा हूँ। तो कहीं दोनों चीज़ बैलेंस की थी। फिर जब रोल मिला उन्होंने, तो मैं यार, कई लोगों ने मुझे कहा, आसपास के लोगों ने, कि ये मत करिए एज एन ओपनिंग, एज अ फर्स्ट फिल्म, एज अ डेब्यू फिल्म, यू डोंट नीड टू डू इट। अच्छा, कैंपस उस वक्त आ चुका था, उसके बाद जो पॉपुलर हो गया था शो, आप जानते हैं कैंपस, उसके बाद अमानत किया मैंने संजीव भट्टाचार्य का, वो भी बड़ा फ्लैगशिप शो था जी का, जो उससे भी ज़्यादा कहीं पॉपुलर हुआ था अमानत, बहुत सारे अवार्ड मिले उसमें भी। संजीव जी जब व्हेन ही वाज अलाइव उन्होंने मुझे चांस दिया। तो टेलीविजन पे मैं रेगुलर काम कर रहा था, मुझे लीप ऑफ फेथ की ज़रूरत थी इन फिल्म्स, बट मे बी उस तरह के रोल ना कह सकता था मैं, लेकिन मुझे करना था। उस वक्त तक कल्पना से इक्वेशन बन गया था। और जो आपने सेकंड पार्ट कहा प्रश्न का, कि चैलेंज बहुत था उसमें, तो मैंने सोचा कि अगर मेन स्ट्रीम में रेगुलर हीरो का रोल मुझे कोई देने वाला है नहीं, तो कहीं एक चैलेंजिंग रोल कोई देता है तो मैं क्यों मना करूं उसे, भले वो ऑफ बीट है, भले वो अनकन्वेंशनल है, मेन स्ट्रीम से हटके है। तो वो चैलेंज को भी ऑनेस्टली मैंने कहीं अपनाया। मैंने कहा नहीं, इसको करके ट्राई करते हैं, क्योंकि हर एक्टर इंटरव्यू में पढ़ो बोलता है आई एम लुकिंग फॉर अ चैलेंज। हर एक्टर, मैं भी कहता था उस वक्त, आई एम लुकिंग एट अ चैलेंजिंग रोल। अब जब चैलेंजिंग रोल आया है आपके दरवाजे पे, तो आप उसको क्यों ठुकराए, आप उसको क्यों ना कहें? तो फिर वो कहीं थॉट मैंने क्लियर किया। बहुत सारे लोग थे आसपास के जो कॉलीग्स थे उस वक्त, जो फिल्म मेकर्स थे, मेरे दोस्त या टेलीविजन पे थे, कि मत कर, ये एक छाप पड़ जाएगी, ऐसा होगा वैसा होगा। बट मैंने वो सारा इग्नोर किया। मैंने कहा अगर चैलेंजिंग है, मैं एज एन एक्टर अपने आप को चैलेंज करना चाहता हूँ, शायद दोबारा इस तरह का रोल नहीं मिलेगा। मैंने कहा कर लो, क्या हम है, ट्राई एंड डू द बेस्ट। आपने अभी एक लाइन कही जी कि मेन स्ट्रीम का हीरो रोल तो मुझे नहीं मिलने वाला था, हाँ, आप अनकन्वेंशनल लुकिंग है। आई वुड लाइक टू कॉल माई सेल्फ अनकन्वेंशनल लुकिंग ऑल्सो। मैं रेडियो करने लगा था मिड-90s में एज अ 14-year-old boy, and I wanted to start anchoring. VJing का कल्चर शुरू हो गया था जी and I've been to 1 or 2 auditions for music channels, और सच्चे दिल से बोल रहा हूँ, I've had people in the audition clapping for me, part, because radio ना spontaneous, witty, script कुछ नहीं वो तो चाहिए, आपके नेचुरल है, बिल्कुल। वो instincts में होता है। And I remember being standing ovation मिला था मुझे एक ऑडिशन में, चैनल वी था, बोल भी देता हूँ। बट जब मैं जा रहा था, उनका क्रिएटिव डायरेक्टर मुझे आके बोला, यू आर ब्रिलियंट ब्रदर। I said, होगा कि नहीं? He said, what do you want to know? I said, होगा कि नहीं? बोला नहीं होगा। मैंने कहा क्यों? बोला कि you don't have the face of the kind of people we are looking at. मैंने वो एक्सेंट के साथ बोल रहा था, इंडियन बंदा ही था। मैंने कहा फेस मुझे समझ नहीं आया। मैंने कहा isn't VJing about talking, being connecting with people, being spontaneous? क्योंकि वो गोरा चिट्टा वाला बड़ा वो टाइम पे था। Even actors had to look in a certain way. Do you think being a great actor who's got a damn good personality, because of your unconventional looking way, कुछ hindrances आई? तो हाउ अनकन्वेंशनल आई एम लुकिंग? सवाल आपको पूछ रहा हूँ। ऐसा मैं नहीं मानता। अगर उसने आपको ऐसा कहा है तो आई विद ड्यू रिस्पेक्ट, उस आदमी की सोच लिमिटेड है। बहुत सोच लिमिटेड, 100%। अभी अनकन्वेंशनल,
आप सिनेमा की हिस्ट्री उठा के देखिए, सारे अनकन्वेंशनल लोग ने मार्क किया। आप किसी भी डेकेड में देखिए, आप चाहे ओमपुरी साहब को देख लीजिए, नसीरुद्दीन शाह साहब को देख लीजिए, अमिताभ बच्चन साहब को भी देख लीजिए जिन्होंने शुरुआत की थी। कई एक्टर ऐसे हैं जो कन्वेंशनल लुकिंग नहीं है किसी भी डेफिनेशन से, वो चल गए, ऐसी बात नहीं है। तो वो डिपेंड करता है आपको संधि क्या मिलती है, या एक या दो लोग ऐसे चाहिए जो आपकी पर्सनैलिटी को, आपके फेस को समझते हैं और आपको कास्ट करते हैं और आपको वो प्रोजेक्शन देते हैं। आदमी वैसा चाहिए। मुझे नहीं लगता कोई भी फेस अनकन्वेंशनल है। एवरी फेस इज कन्वेंशनल, इट इज नेचुरल। तो ऐसा कोई नेचर ने किसी फेस को अनकन्वेंशनल नहीं बनाया। ये तो हम उसको दायरे में रखते हैं, हम उसको कंपार्टमेंटलाइज करते हैं। हर फेस में अपनी एक चमक होती है, एक पर्सनालिटी होती है, एक अपना एक वक्तव्य होता है, एक एक्सप्रेशन होता है। तो कोई फेस अनकन्वेंशनल नहीं होता है। आप हिस्ट्री उठा के देखिए, संजीव कुमार को अनकन्वेंशनल बोलते थे, क्या वो सक्सेसफुल एक्टर नहीं थे? आप हिस्ट्री देखिए, सिनेमा की हिस्ट्री देखिए, सारे अनकन्वेंशनल लोग बिल्कुल चलें, अच्छी तरह से चलें, लोगों ने उन्हें एक्सेप्ट किया भी है। अब तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि लोगों का एक परसेप्शन बदल गया है। वो मेन स्ट्रीम और नॉन मेन स्ट्रीम थोड़ा सा मर्ज हो गया है, तो अनकन्वेंशनल फेसेस बहुत सारे चल भी रहे हैं। इनफैक्ट वही चल रहा है अभी। हाँ, वही चल रहा है। वो रिलेटेबल होते हैं ना सर, रिलेटेबल होते हैं। तो आप देखिए, ऐसा नहीं है, मैं नहीं मानता इस बात को। मैं, अगर किसी ने आपको कास्ट नहीं किया है ये सोच के कि आप कन्वेंशनल फेस नहीं है, वो उस आदमी की सोच है। वो अभी है भी नहीं है। वो तो अभी है भी नहीं बेचारे। आपकी कोई गलती नहीं है। ये सिंपल फैक्ट है। नहीं, वो अभी है भी नहीं। आई मीन दुनिया पे है, बट काम नहीं कर रहे। मुझे लगता है जिन्होंने मुझे कास्ट किया है, इसी फेस को, इसी पर्सनालिटी को देख के कास्ट किया है, तो क्या वो कास्ट किया उन्होंने ना, अभी भी कर रहे हैं। जो लोग कास्ट करते हैं नहीं, पर आपने ये लाइन कही थी कि मैं मेन स्ट्रीम में हीरो नहीं बन सकता। उस वक्त मुझे लगा था 96 तक कि यार जो कमर्शियल सिनेमा था, सॉन्ग एंड डांस था, एक पर्सनालिटी में एक थोड़ी सी एक जो छलक चाहिए थी, वो शायद मुझ में नहीं थी, क्योंकि उस वक्त टीवी पे मैंने बहुत सारे सीरियस रोल किए थे। तो एक थोड़ी सी रेपुटेशन बन जाती है, और वो रेपुटेशन तोड़ने के लिए आपको एक या दो फिल्म मेकर ऐसे चाहिए जो आपको कंप्लीटली ट्रस्ट करते हैं। शायद उस वक्त मुझे वो मिले नहीं। कल्पना भी अनकन्वेंशनल फिल्म मेकर थी जिन्होंने ट्रस्ट किया। उसके बाद दीपा मेहता के साथ मैंने किया 1947, लेकिन वो भी अनकन्वेंशनल थी। पैमला रुक्स थी, अनकन्वेंशनल थी थोड़ी सी। अनकन्वेंशनल से मेरा मतलब है उन्होंने ऑफ बीट फिल्में बनाई थी, मेन स्ट्रीम कमर्शियल ट्रैपिंग वाली फिल्में नहीं बनाई थी। तो मुझे उस थॉट प्रोसेस से लगता था कि शायद मुझे कहीं से ऑफर आएगा तो ये नॉन मेन स्ट्रीम का आएगा। तो ये मेरा थॉट था, नथिंग एल्स। मैंने 30 इयर्स कंप्लीट किए इंडियन एंटरटेनमेंट बिजनेस में, और एक चीज ने मुझे हमेशा इंस्पायर की है, आगे बढ़ाया है, वो है मेरे अंदर के अंगार ने। माय अंगार मर्चेंडाइज इज आउट। जी हाँ, ये है मेरा अंगार टी शर्ट, अंगार बैग्स, अंगार मग्स, और साथ में जो भी लाइनें मैं बोलता हूं दिल से मेरे पॉडकास्ट में, मेरे चैट शो में, वो सारी लाइनें होंगी मेरी टी शर्ट्स, हुडीज, जंपर्स में, एट अ वेरी वेरी अफोर्डेबल प्राइस। माय अंगार मर्चेंडाइज इज ऑल योर्स। अंगार खरीदिए और अंगार मचाइए। तो आपने सीरियल्स किए थे करीबन 8 से 10 साल। हाँ, जब चुनौती आई 87-88 से तकरीबन आई थिंक 8-9 साल मैंने बहुत सारे शोज़ किए। डीडी, उस वक्त डीडी था, दूरदर्शन में बहुत सारे शोज़ किए। बहुत अच्छे अच्छे फिल्म सीरियल मेकर्स के साथ काम करने का मौका मुझे मिला। आई एम वेरी फॉर्चुनेट। पर 10 साल क्यों लग गए पहली फिल्म के लिए? मैंने कहा ना, कुछ पता नहीं, रोल उस तरह के टीवी पे अनकन्वेंशनल किए, कुछ मुलाकातें हुई जो कन्वर्ट नहीं हुई फिल्मों में। कुछ फिल्में एक आध मुझे याद नहीं आ रहा, शुरू भी की थी लेकिन वो बंद हो गई क्योंकि छोटी सी पिक्चर थी, उनके पास पैसे नहीं थे। तो कहीं आई थिंक डेस्टिनी में लिखा है जो होना होता है जिस वक्त जिस समय, वो होना था और वो हुआ। फिलोसॉफिकल तरीके से अगर आप देखें तो वही जवाब है मेरे पास। हैव यू एवर स्ट्रगल्ड बिग टाइम वो बड़े पर्दे के काम के लिए? आई हैवंट स्ट्रगल कन्वेंशनल सेंस में नहीं था, मतलब खाने पीने की टेंशन नहीं थी। वो नहीं था कि वो आप रेलवे स्टेशन में सो रहे हैं। बट लोगों को मिलना था। मैं कुछ फिल्म मेकर्स मेरे पसंदीदा थे, उनको मिलता था उस वक्त। कौन थे ये लोग?
जहाँ तक मुझे याद है महेश भट्ट साहब से मिला था मैंने उस वक्त, जो बहुत रिसेप्टिव थे। उनके साथ मैंने फिल्में भी की 3-4 ऑफ कोर्स। फिर बहुत लोगों को मिला उस वक्त जो मेन स्ट्रीम कमर्शियल फिल्म्स बनाते थे। मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन मैं मिलता था उनसे थ्रू सम कॉन्टैक्ट या थ्रू, क्योंकि मेरे लिए बहुत जानी पहचानी दुनिया थी, बस थोड़े लोग अनजान थे क्योंकि मेरा उनसे ताल्लुक़ नहीं था। तो कहीं ना कहीं कांटेक्ट बना के मैं रेगुलरली लोगों से मिलता था। बट अब वही बात है कि उनको शायद मैं समझ उस तरह से नहीं आया जिस तरह मैं चाहता था। तो भट्ट साहब ने भी कास्ट किया, अनडाउटेडली सीरियल दी मुझे बहुत अच्छी। जो विक्रम से मुलाकात हुई, विक्रम ने मुझे एक जो पूजा भट्ट और विक्रम ने सीरियल बनाई थी धुंध, वहाँ कास्ट किया। फिर कुछ फिल्में दी भट्ट साहब ने मुझे। विक्रम ने हॉन्टेड 3D बनाई मेरे साथ, जो बहुत बड़ी कमर्शियल हिट हुई, जो आज तक ऑनेस्टली लोग याद रखते हैं, और मैं विक्रम को बहुत उसके लिए बहुत आभारी हूँ उसका। उसके बारे में भी बात करेंगे। कमर्शियल फिल्म इतनी बड़ी शायद मैंने आज तक की नहीं है, हॉन्टेड 3D, जो बहुत चल गई, जो एक अंडरग्राउंड हिट कहते हैं उसको। लोग बहुत मिलते हैं और देखते हैं, अरे हमने हॉन्टेड में देखा आपको, तो शायद वो बहुत चल गई थी। तो ये प्रोसेस मैं ऑन हमेशा रखता हूँ, अभी भी रखता हूँ। अभी भी कई डायरेक्टर्स ऐसा हैं जिनको मिलना है मुझे, नाम नहीं लूँगा मैं। तो मेरा प्रयास कॉन्स्टेंटली रहता है, क्योंकि एक्टर का एक काम ये भी होता है कि वो लोगों तक पहुँचे। शायद लोगों ने मेरा नाम सुना है, काम नहीं देखा होगा, फैक्ट है। शायद कुछ लोगों ने काम देखा है लेकिन उतना इम्पैक्ट नहीं हुआ होगा। कुछ लोगों ने देखा है लेकिन उनको लगता है इसको कहाँ कास्ट करे यार, इसको कैसे कास्ट किया जाए। तो ये सारा इस जद्दोजहद में तो एक्टर अपनी ज़िंदगी बिता देता है, फैक्ट है। आपने कहा भी कि कुछ डायरेक्टर्स हैं जिनसे मैं मिलना चाहता हूँ। कौन नाम मत पूछो। अरे पर मिलना चाहते हो आप, बुराई थोड़ी कर रहे हो। अरे मैं विशाल भारद्वाज से मिला हूँ, मिलना चाहूँगा, काम करना चाहूँगा। ऐसे बहुत डायरेक्टर हैं। नीरज पांडे से मिल लिया, इत्तेफाकन उनसे काम करने का मौका मिला भी मुझे। स्पेशल ऑप्स पार्ट 2 मैंने एक शूट की लास्ट ईयर, उनके साथ काम करने की संधि मिली। निखिल अडवाणी ने ब्रेक दिया, उनसे भी काम करने का मौका चाह रहा था मैं। फिर श्याम बेनेगल पसंदीदा थे, उनके साथ तो काम किया है मैंने। तो ऐसे बहुत डायरेक्टर्स हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है, छोटी सी लिस्ट है मेरी। तो उनको हमेशा मैं कहीं अगर मौका मिलता है तो अप्रोच करता हूँ, बात करता हूँ, और काम करने का अगर मौका मिला तो मैं अपनी किस्मत अच्छी समझता हूँ। You've done a serious body of work and you're a damn good actor. मुझे बोलने की भी जरूरत नहीं है, ये सब मैं क्यों बोल रहा हूँ मुझे समझ नहीं आ रहा, बट यू नो इट, ठीक है। क्या अभी भी कुछ नामचीन करंट लॉट ऑफ डायरेक्टर्स को अप्रोच करने में कठिनाई होती है आपके लिए? डायरेक्ट कठिनाइयां तो होती है, बिकॉज अगर वो लोग जानते हैं, बुलाते हैं तो मुलाकात होती है। वरना अब वो सिस्टम थोड़ा सा बदल गया है, क्योंकि कास्टिंग डायरेक्टर्स पे काफ़ी निर्भर करते हैं लोग, बहुत हद तक। तो अब क्या होता है, शायद वो फिल्म मेकर स्क्रिप्ट लॉक इन करके फिर कास्टिंग डायरेक्टर को दे देते हैं कि भाई आप ये एक्टर को बुलाइए। तो अभी कास्टिंग डायरेक्टर के थ्रू काफ़ी चीज़ें आप तक पहुंचती हैं। अब कई बार ऐसा होता है कि कास्टिंग डायरेक्टर ने अगर आपका काम देखा है तो रास्ते खुलते हैं। अगर नहीं देखा हो या आपका नाम सुना हो लेकिन काम नहीं देखा हो तो कठिनाइयाँ आती हैं। पहले 10-15 साल पहले जब हमने शुरुआत की थी शायद, तो ईजी था, आपको पता था डायरेक्टर इधर मिलेगा, आप जाके मिल लीजिए। लेकिन अगर आज आप डायरेक्टर को मिलते भी हैं लेकिन उन्होंने सारा कास्टिंग का जो प्रोसेस है वो किसी कास्टिंग डायरेक्टर को दे दिया है, तो वो काफ़ी हद तक निहत्ते हो जाते हैं। यार आई हैव गिवन एवरीथिंग टू द कास्टिंग डायरेक्टर, आप उनसे मिलिए। कभी कुछ हद तक ऐसा होता है। तो माहौल थोड़ा बदल गया है, डायरेक्ट 1-on-1 मिलना मुश्किल हो जाता है, अनलेस आपकी रैपो हो, आप कहीं मुलाकात करें किसी के साथ या वो खुद आपको बुलाएं तो ईजी हो जाता है। अरे भाई, यू बीन अराउंड फॉर ऑलमोस्ट 37 years, 87 से। I started in college, so हाँ। जी 37 years। मतलब मैं अपने आप को, I call myself short of a child actor। क्या ये जो कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं जी, क्या ये जानते हैं आपका बॉडी ऑफ वर्क, मोस्ट ऑफ देम? कि कुछ लोग नहीं जानते, उनको ये भी नहीं पता कि आरिफ ज़कारिया ने क्या तरह का काम किया हुआ है। एंड वेरी ऑनेस्टली, क्या ये कास्टिंग डायरेक्टर्स आर रिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स यू? आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल ऑफ देम। नो, दे आर वेरी रिस्पेक्टफुल। आपका पहला सवाल था वेदर जानते हैं कि नहीं जानते हैं। बहुत लोग नहीं जानते होंगे और मुझे उसमें कोई अचरज, सरप्राइज नहीं होता। बहुत से लोग नहीं जानते आपने क्या किया लेकिन है। आज के गूगल के ज़माने में हर आदमी जानता है, क्योंकि नाम अगर आप प्रिंट करो तो सब इंफॉर्मेशन निकल जाता है। थैंक्स टू गूगल वी आर सर्वाइविंग, कि गूगल आपको बहुत सहायता देता है। और कई कास्टिंग डायरेक्टर बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, काम देखा भी है, बुलाते भी है, मेरी बातचीत भी हुई उनके साथ। कास्ट होना ना होना वो एक अलग जोन की बात है।
तो ऐसे बहुत लोग हैं जिन्होंने शायद नाम भी ना सुना हो, ऐसे बहुत लोग हैं जिन्होंने सुना है, काम शायद नहीं देखा हो, और ऐसे हैं बहुत लोग जो रिस्पेक्ट देते हैं, जिन्होंने काम भी देखा है, जो बिल्कुल अच्छे रोल के लिए आपको बिल्कुल जो सूटेबल है आपकी पर्सनैलिटी, आपके टैलेंट के लिए, वो बुलाते हैं। तो ये बिजनेस अब फैल गया है, बहुत सारे लोग आए हैं, जो बहुत सारी एजेंसीज आ गई हैं जो कास्टिंग करती हैं। तो मैं ये आई एम नॉट डिसअपॉइंटेड कि कोई मुझे जानता नहीं है। ये इट्स अ पार्ट ऑफ द होल प्रोसेस, इट्स अ पार्ट ऑफ द होल न्यू एज। ये जो मॉडर्नाइजेशन हो रहा है उसमें कई लोग ऐसे आते हैं शायद जो अलग पीढ़ी के हों, जिन्होंने काम नहीं देखा हो, वो भी कई बार आते हैं, फ़ोन करते हैं कि हाँ हमने सुना है आपने ये किया हुआ है, ये ऐसा रोल है, वुड यू बी इंटरेस्टेड। तो ये दोनों, ये सारी चीज़ें हैं, इनके बीच में आपको जीना पड़ता है बिना निराश हुए। वेरी सरप्राइज, बट आई लाइक योर अप्रोच, मैं रिस्पेक्ट करता हूं आपका नो, इट्स अ अप्रोच। फैक्ट, ये रियलिटी है, इसका सामना करना पड़ता है। तो यानी 37 इयर्स बाद भी देयर आर सर्टेन कास्टिंग डायरेक्टर्स जो नहीं जानते आपके बारे में, जो नहीं जानते, और वो स्वाभाविक है नहीं जानते। मैं ये नहीं चाहता कि हर आदमी मेरे बारे में जाने, क्योंकि मैं उस तरह के बहुत बड़े कमर्शियल इन योर फेस फिल्म्स नहीं किया। एक, मैं सोशल मीडिया पे इतना एक्टिव नहीं हूँ, प्रेजेंस है मेरी, बट इतना एक्टिव नहीं हूँ जितना होना चाहिए, या उनके लिए, उनकी निगाहों में या उनके नज़र में आना चाहिए, या उस तरह से एक आउटगोइंग पर्सनालिटी नहीं हूँ कि हर बार आपके जहन में, आपकी निगाहों में मैं अपने आप को वो रखूँ कि यार सिद्धार्थ मैं यहाँ भी हूँ, तो आप हर 4 दिन में मेरा एक पोस्ट देखें या देखें ये है। कई लोग ये भी सोचते हैं कि मर गया हो, पता नहीं, उस पीढ़ी के लोग, वो कई चीज़ें हैं जिसमें आप कितना अपने आप को अपडेट रखते हैं, सामने वाला कितना रिसर्च करता है आपके ऊपर। तो ये एक मॉडर्न, ये एक समय की पुकार है जो आपको हैंडल करना पड़ता है बिना निराश हुए। मुझे कोई निराशा नहीं है इस बात की कि अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो मुझे बिल्कुल नहीं जानते। इट्स अ फैक्ट। तो आप कह रहे हो कि कल आप कास्टिंग डायरेक्टर से मिलते हो जी, उनको कुछ आइडिया नहीं है जो आपने क्या काम किया है, पर इनिशियली आइडिया है क्योंकि गूगल में सब आ जाता है। हाँ, फिर नहीं, वो याद करते हैं, अच्छा अच्छा तुमने वो भी किया है, ये भी किया है, नहीं, एक आपने होता ये है फिल्म कि की, वो फिल्म की। एक होता है कि आप मेरे सामने आ गए, जी। अरे भैया मैं आपको फोन करता हूँ, मुझे एक एक प्रोजेक्ट तो शायद ना मालूम हो, पर इतना तो मालूम है कि दिस मैन इज सॉलिड, राइट? आई अंडरस्टैंड आप वो अप्रोच से जा रहे हैं कि इट्स ओके इफ दे डोंट नो व्हाट आई डू, बट इनिशियली तो हर्ट होता होगा। नहीं, बहुत हर्ट नहीं होता ऑनेस्टली, और मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ विदाउट बीइंग फॉल्स मॉडेस्टी दिखाने। हर्ट नहीं होता। मैं नहीं एक्सपेक्ट करता मैं किसी को मिलने जाऊँ, उसे मैंने सब कुछ जो किया हुआ है वो पता हो। कुछ हद तक पता होता है, जैसे मैंने कहा गूगल ने बहुत लाइफ आसान कर दी है सारे एक्टरों की। तो आप गूगल करो तो पता चलता है, उसमें से फिर 5-6 पॉपुलर चीज़ें होती है, नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म्स होती है, वो देखते हो, हाँ अच्छा अच्छा आपने वो किया है, अच्छा आपने वो की थी, अच्छा आपने लास्ट ईयर एक पंजाबी फिल्म भी की, आपने राजी भी की। तो देन दे रिमेंबर, फिर वो रिकॉल आता है, फिर वो उनकी आंखें थोड़ी चमकती हैं और फिर बात करते हैं अच्छे से। बट ये एक स्वाभाविक, बहुत नेचुरल प्रोसेस है। जैसा मैंने कहा, मुझे कोई इसमें आपत्ति या दुख नहीं लगता। क्या अभी भी आप ऑडिशंस करते हो? बहुत ज़्यादा नहीं ऑफर आते ऑडिशन के, बट अगर आए तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, बिकॉज सारे काम जो मुझे मिले हैं बहुत हद तक ऑडिशन से मिले हैं। चुनौती भी मैंने 15 से 17 ऑडिशन किए थे, मुझे याद है, एज अ स्टूडेंट। उसके बाद टीवी सीरियल बहुत आसान हो गए थे क्योंकि लोग जानते थे। फिल्म्स, कल्पना ने भी ऑडिशन लिया था मेरा। सारी जो फिल्में मिली हैं, बहुत काफ़ी हद तक मैंने ऑडिशन किए, और मुझे ऑडिशन बड़ा अच्छा और चैलेंजिंग भी लगता है, क्योंकि ऑडिशन एक परफॉर्मेंस होता है। मैंने अपने आप से समझौता कर लिया कि ऑडिशन एक्चुअली एक परफॉर्मेंस समझ के आप करिए। उस पर अगर आप टाइम लेके करिए, उस पर आप जितना वर्कआउट हो सकता है करिए और उसे शूट करिए। मुझे आपत्ति सिर्फ इस बात की है कि कई कास्टिंग डायरेक्टर बड़े नामचीन प्रसिद्ध बोलते हैं आप ज़रा सेल्फ टेस्ट करके भेज दो। मुझे प्रॉब्लम वहाँ होती है। तो मैंने कहा अच्छा सेल्फ टेस्ट कर लूँगा, लेकिन क्या करूँ, सीन आपको भेज देते हैं, बिल्कुल सीन भेज देंगे वो। अब उसमें 4-5 कैरेक्टर का सीन होता है। जैसे लॉयर है, आप स्पीच दे रहे हैं, तो मैंने कहा यार घर बैठ के मैं कैसे उसे ऑडिशन करूं जहां न मेरे सामने कोई है, न लॉयर का लिबास है मेरे पास, न आसपास लोग बैठे हैं, तो कैसे मैं 2 कैमरा पीस करके आपको दूँ। तो तब मैं थोड़ा मना करता हूं। लेकिन जो बड़े कास्टिंग डायरेक्टर हैं, जो थोड़े संजीदा कास्टिंग डायरेक्टर हैं, वो प्रॉपरली इनफैक्ट घर भी भेजते हैं लोगों को आपका टेस्ट लेने के लिए कभी कभी। और अगर मैं जाता हूं उनके पास टेस्ट देने के लिए, तो मैं इंसिस्ट करता हूं कि एक थोड़ा सा माहौल उस सीन का बनाइए। कम से कम अगर 3 या 4 कैरेक्टर हैं, तो यू हैव 3-4 पीपल हु विल रीड इट प्रॉपरली, जिनको थोड़ी सी समझ हो कैमरा की, जो एक क्यूइंग जिनको पता हो।
तो एक थोड़ा सा माहौल क्रिएट होगा तो इम्पैक्ट होता है। अदरवाइज सिर्फ आप एक रजिस्टर में भरने के लिए कि मैंने 4 एक्टर बुला लिए, उनसे पढ़वा लिया और मैंने अपना काम कर लिया, तुक नहीं बनता। आपने माय नेम इज खान किया करण जौहर के साथ, जी जी, वो एक्सपीरियंस कैसे था? वो बहुत अच्छा रहा। वो उनके ऑफिस से फ़ोन आया था कास्टिंग डायरेक्टर का और वो चाह रहे थे कि मैं वो एक रोल करूं, तो वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मैंने कुछ 3-4 दिन जहां तक मुझे पता है शूट किया था करण के साथ। और जैसा आप इनके साथ काम करें तो आपको पता चलता है कि बहुत रिलैक्स्ड वे में काम करते हैं वो, सारा प्रेप इतना स्ट्रांग होता है उनका और बहुत फ्रीडम भी देते हैं एक्टर को। तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा उनके साथ अनडाउटेडली, विदाउट ट्राइंग टू प्रेज एनीबॉडी अनड्यूली मैं कहूँगा। Has Arif Zakaria faced a situation जैसे प्रोटैगनिस्ट फेस करता है माय नेम इज खान में बिकॉज ऑफ हिज रिलीजन इन रियल लाइफ टू? नो, कभी नहीं। ऑनेस्टली आई हैवंट। अगर इफ सम पीपल, कुछ लोगों ने मेरे पीठ पीछे प्लान किया होगा तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ऑनेस्टली ऑन रिकॉर्ड कह सकता हूँ कि मैंने कभी डिस्क्रिमिनेशन फेस नहीं किया। मैंने सारे डायरेक्टरों के साथ काम किया, अभी भी कर रहा हूँ। तो आई डोंट थिंक आई पर्सनली, मैं ज़ाती तौर पे कभी मैंने डिस्क्रिमिनेशन फेस किया है। ऑनेस्टली दैट्स द ट्रूथ। हॉन्टेड आज तक इट सेंड्स अ चिल डाउन माय स्पाइन। बहुत कठिन रोल हुआ होगा, स्पेशली एक गोस्ट जो रेप करता है जी, एक लेडी को। पानी बहुत खतरनाक था। हाँ, ये विक्रम भट्ट के साथ मैंने टीवी शोज़ किए थे और बहुत पहले से जानता हूँ विक्रम भट्ट को। तो उन्होंने मुझे बुलाया इस रोल के लिए और मुझे उस वक्त कुछ पता नहीं था और ऑनेस्टली ये एक ऐसा रोल था जो ब्लाइंडली मैंने उन्हें फॉलो किया। उन्होंने जो कहा मुझे, मैंने वो किया, क्योंकि 3D में शूट कर रहे थे तो थोड़ा टेक्निकल उसके कॉम्प्लिकेशंस थे और ऊटी में शूट की हमने पूरी फिल्म और लुक था, गेटअप था। और हॉरर का क्या है, आपको बहुत हद तक शूट में समझ में नहीं आता क्या करना है, बिकॉज एक शूट एक स्पेसिफिक तरीके से होता है हॉरर फिल्म, जिसकी काफ़ी हद तक मास्टरी है उनको, क्योंकि उन्होंने इस जॉनर में इतनी सारी फिल्में बना ली है। तो ये सारा क्रेडिट अगेन नॉट फॉर द सेक ऑफ प्रेजिंग हिम, आई गिव इट टू हिम, बिकॉज उन्होंने जो मुझे कहा कैमरा के सामने करने के लिए मैंने वही किया। थोड़ा सा अपनी तरफ से कैरेक्टर को मेरी पर्सनालिटी मैंने थोड़ी सी जोड़ी उस कैरेक्टर में, लेकिन जो सिचुएशन लिखा हुआ था और जिस तरह से हॉरर शूट होता है, मैंने कहा हॉरर अगर एक तरह से शूट होना चाहिए इम्पैक्टफुल ऑडियंस के इम्पैक्ट के लिए, तो उन्होंने उस तरह से उसको शूट किया। गाने अच्छे थे, बाकी कास्ट अच्छी थी, टिया बाजपाई थी, माँ अक्षय थे, म्यूज़िक अच्छा था और 3D फर्स्ट, इंडियाज़ फर्स्ट 3D हॉरर फिल्म थी। तो ये सारी चीज़ें एक साथ मिलकर बहुत इम्पैक्टफुल निकली और मुझे भी हैरानी हुई ऑनेस्टली। आज भी कुछ लोग मिलते हैं इतने सालों बाद कि हमने आपकी वो 3D हॉरर फिल्म देखी हॉन्टेड, तो उसका इम्पैक्ट मुझे आज भी पता चल गया कि यार वो चल गई इतने हद तक, इस हद तक चल गई जिसका मुझे कोई अंदाज़ा नहीं था उस वक्त करते वक्त। क्या वो रोल ने आपको चेंज किया एज अ पर्सन या फिर सिर्फ आर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से था आपके लिए? एज अ पर्सन चेंज तो नहीं बहुत ज़्यादा, एज अ पर्सन चेंज, एज अ परफॉर्मर था। वो एक किरदार था जिसमें थोड़ा सा डिसिप्लिन चाहिए था, मेकअप था, ये था, थोड़ी फिजिकलिटी थी उसमें, बिकॉज वो क्लाइमैक्स उन्होंने उस तरह से शूट किया था। आप स्पेशल इफेक्ट्स था तो उस तरह से आपको एक थोड़ा मोल्ड करना पड़ता है अपने आप को। बट एज अ पर्सन आई डोंट थिंक इट इम्पैक्ट्स यू, इट्स अ रोल, एक कैरेक्टर था, एक रोल था और मुझे उसे दर्शाने का मौका मिला और मैंने जितनी अपनी काबिलियत थी उसके हिसाब से दर्शाने की कोशिश की। तो बहुत एज अ पर्सन मुझे कुछ चेंज नहीं हुआ। हाँ, एक बात हुआ, उसके पहले मैं हॉरर जॉनर को इतना पसंद नहीं करता था ऑनेस्टली, एज अ ऑडियंस, एज अ व्यूअर। उसके बाद मैं हॉरर फिल्म्स बहुत देखने लग गया और एक हॉरर फिल्म्स में जो मैजिक होता है अच्छी हॉरर फिल्म में, वो मुझे हल्का सा समझ में आया। उसके बाद मैंने और एक फिल्म की, डर एट द मॉल, पवन कृपलानी जी डायरेक्ट की थी, वो उसके बाद मैंने की। वो भी उसी तरह से शूट की हमने, एक सर्टेन वे में हॉरर फिल्म शूट होनी चाहिए। तो वो मेरी सेकंड एक्सपीरियंस थी हॉरर फिल्म की। विक्रम भट्ट ने आपको हमेशा बहुत पावरफुल रोल्स दिए, बहुत पावरफुल। दैट मीन उनका बिलीफ सिस्टम आप पर बहुत स्ट्रांग है। आपका इक्वेशन कैसा है उनके साथ? वो अच्छे, वो मैं उनको कॉलेज से जानता हूँ। वो किसी को स्टोरी नहीं पता, उन्होंने एक स्टूडेंट फिल्म बनाई थी जब हम कॉलेज में थे और वो भी कॉलेज में थे। वो शायद मेरे से यंगर हैं कुछ साल।
तो हमारे कॉमन मित्र हैं अतुल अग्निहोत्री, जो मेरे साथ कॉलेज में पढ़ते थे, जो मेरे से जूनियर थे, तो वो ले गए थे मुझे मिलवाने पहली बार विक्रम के साथ। तो उस वक्त प्रवीण जी ऑफ कोर्स बहुत बड़े कैमरामैन थे उनके पिताजी, तो मुझे मिलवाया और कहा ये विक्रम भट्ट है, फिल्म बनाने वाले। तो विक्रम के साथ मैंने एक उनकी एक्सपेरिमेंटल फिल्म, उस वक्त छोटे से वो कैमरा के साथ घर में बनाते थे, तो विलेपाले में उनका घर था, वहाँ उन्होंने शूट की थी, तो मैंने उसमें काम किया था। ये बात कर रहा हूँ मैं मिड 80s की, शायद एंड 80s में। तब से मैं विक्रम को जानता हूँ और विक्रम के साथ टीवी पे मैंने काफ़ी काम किया। धुंध में उन्होंने बहुत अच्छा रोल दिया, फिर फुटपाथ की, उसमें भी कैरेक्टर अच्छा दिया, और फिल्में की, और फिर इवेंचुअली हॉन्टेड करने का मौका मिला। जैसे विक्रम और आपका बहुत अच्छा बॉन्ड है कॉलेज के दिनों से, वो वाला बॉन्ड है। करण जौहर के साथ जब आपने माय नेम इज़ खान किया था, क्या वो भी बिंदास आपके साथ बात कर रहे थे या फिर एक हायरार्की लेवल था सेट्स पर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। मेरी ब्रीफ इंटरेक्शन हुआ रोल करने के पहले, उन्होंने मुझे याद है रोल समझाया पूरा, और फिर हमने शूट किया। कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं थी ऐसी, तो इट वाज एज सिंपल एज अ डायरेक्टर एक्टर रिलेशनशिप, नथिंग बियॉन्ड दैट। एक परसेप्शन है उनका, विच कुड बी रॉन्ग ऑल्सो, ये नहीं कह रहा हूँ कि सही है, दैट वो अपने ही लोगों के साथ घुलते मिलते हैं। नहीं, ऐसा नहीं लगता मुझे, क्योंकि उसके बाद उन्होंने इतनी फिल्में बनाई। मैंने एज वो प्रोड्यूसर थे राजी की उनके साथ 2018 में, मेघना गुलजार की जो फिल्म थी, तो उनके प्रोडक्शन हाउस के साथ काम करने का मौका मिला। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, मेरा बड़ा लिमिटेड इंटरेक्शन था माय नेम इज़ खान करते वक्त, और राजी में तो वो प्रोड्यूसर थे, तो उस तरह से कोई इंटरेक्शन हो नहीं रहा था। बट ये इस प्रश्न का जवाब मैं दे नहीं सकता कि वेदर वो जो इम्प्रेशन आपका है, आई डोंट थिंक मेरा था उस वक्त करते वक्त। बट इट वाज वेरी प्रोफेशनल, वेरी प्रोफेशनल, कॉर्डियल, फन, और वेरी ओपन एंडेड। कोई सजेशन जहाँ तक था कुछ, वो कहते थे हाँ नो प्रॉब्लम, इनकॉर्पोरेटेड इफ इट सूट्स द कैरेक्टर, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं था। ये ऑफ द कफ है। तो करण जौहर की पार्टी वार्टी में गए थे कि नहीं? वो बड़े पार्टी करते हैं ना? मुझे इनवाइट नहीं आता, मैं वो बड़े पार्टीज फेंकते ना अपने दोस्तों के लिए। हाँ, मैं शायद शूट के बाद, शूट से पहले वगैरह वगैरह। ऐसा उस तरह का क्लोजनेस मेरा उनका नहीं है ऑनेस्टली। मैंने एज एन एक्टर उनके साथ काम किया और एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, वर्किंग प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, नथिंग बियॉन्ड दैट। जाना चाहते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप बुलाओगे आपकी पार्टी में भी आए। अरे सर, हमारा तो दिल आपके लिए खुला है हमेशा। राजी, हाँ, आप कैटलिस्ट है उस फिल्म में। हालांकि लेंथ ऑफ द रोल इतना लंबा नहीं है। हाँ, लेंथ ऑफ द रोल कितना मायने रखता है आपके लिए? पहले मैं ये फिलॉसफी थी कि लेंथ मायने नहीं रखता, लेकिन अब शायद लगता है, क्योंकि लोग अटेंशन स्पैन इतना कम हो गया लोगों का, तो लोग बहुत ज़्यादा जहन में रखते नहीं है आपने जो किया है। लेकिन राजी में रोल लिखा उन्होंने, बहुत स्मार्टली लिखा था उसको मेघना ने शूट भी बड़ा अच्छा किया, बहुत अच्छी तरह से एडिट भी किया, तो जब वो आता है एक इम्पैक्ट क्रिएट करके जाता है। वो भी लोग काफ़ी हद तक याद करते हैं राजी का रोल। तो उसका श्रेय मैं ओरिजिनल कहानी को भी दूंगा, उस कैरेक्टर को भी दूंगा, जिस तरह से शूट हुआ बहुत हद तक उसको भी दूंगा, कि जिस तरह से आप शूट करके एडिट करके उसे प्ले करते हैं और वो जहाँ आता है एक अपना इम्पैक्ट और रेजोनेंस छोड़ जाता है। तो वो एक लकी था मैं कि फिल्म में उतना इम्पैक्ट आ गया उस रोल का, हालांकि उतना लेंथ नहीं था, फैक्ट है। तो जब लेंथ इतना बड़ा नहीं था और एक्सेप्ट कर रहे थे आप, थोड़ी इनसिक्योरिटीज थी उसमें? नहीं, कुछ नहीं, प्रोजेक्ट बहुत अच्छा था, कहानी बड़ी अच्छी थी, मैं जानता था इसमें हर किरदार शायद लोगों को याद रहेगा, और रहा है, और फिल्म चल भी गई, तो ऐसा कुछ मुझे डाउट नहीं होता। मैंने ऐसे कई रोल किए हैं जो बहुत लेंथी न हो, बट कभी क्या होता है ना कि आप फिल्म मेकर को ट्रस्ट करते हो, उससे इक्वेशन होता है इसलिए आप करते हैं, कहीं आपको प्रोजेक्ट अच्छा लगता है तो आप इसलिए करते हो, कहीं कई चीज़ें होती है, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड साइकी कि एक्टर एक रोल को हाँ क्यों बोलता है। तो आपको लगता है अगर मेन रोल हो तो ही आपने हाँ बोलना चाहिए। मेरा आउटलुक बहुत पहले से वैसा ही नहीं है। मुझे अगर डायरेक्टर कुछ सुनाता है, वो जेन्युइन लगता है तो मैं कर लेता हूँ। बहुत बार पैसे कम होते हैं, अक्सर कई बार पैसे कम ही होते तभी आते हैं हमारे पास, वो भी कर लेता हूँ। तो आप लोगों के पास दिस अ वेरी बिग कन्फेशन। नहीं, बहुत सारे एक्टर हैं, मैं अकेला उस कैटेगरी, बहुत सारे एक्टर ऐसे हैं जिनको वो प्रोजेक्ट्स ट्रैक्शन देते हैं जिनमें बहुत बड़ा सेटअप नहीं होता है, बहुत बड़ा प्रोजेक्शन नहीं होता, शायद बहुत बड़ी रिलीज नहीं होती है, तो अब वो उस तरह की एक इमेज होती है, उस तरह की कैटेगरी में आप अगर आ जाते हैं तो आ जाते हैं, उसमें क्या है, आपको करना पड़ता है।
तो आप लोगों के पास तब आते हैं जब बजट कम होता है। काफ़ी हद तक, बहुत ज़्यादा नहीं बट काफ़ी हद तक आते हैं कि एक छोटे दायरे की पिक्चर बन रही है, अगर आप कर सके तो ठीक है। बट उसका फिर वो देखिए, मेकर अर्नेस्ट होता है। तो मैंने की हैं कुछ फिल्में ऐसी, वहाँ मेकर की अर्नेस्टनेस, सब्जेक्ट की थोड़ी सी ग्रेविटी क्या होती है वो आपको समझनी पड़ती है। तो कई फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से एक एक्टर एक रोल को हाँ कहता है। आई एम टेलिंग यू, मेरा खुद का ये निजी तजुर्बा ये है। तो ये कौन सी फिल्म है जहाँ पे आपको ज़्यादा नहीं मिला कि बहुत बड़ी लिस्ट है? नहीं, बहुत बड़ी लिस्ट नहीं है, बट हर एक्टर के जीवन में होता ही है ऐसा। हर एक्टर को वो नहीं मिलता जो वो चाहता है या जिसका वर्थ हो। ये वो एक बिजनेस वैसा है, उसको आप उतार चढ़ाव उसमें रहते हैं, उसमें आपको अपने आप को एडजस्ट करना पड़ता है। ये जो बड़े प्रोडक्शन हाउसेज है जैसे धर्मा, करण जौहर, ये लोग अच्छे पैसे देते हैं कि वो भी वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज करते हैं? बिल्कुल, आपको अच्छे पैसे मिलते हैं, कोई उसमें इशू नहीं होता ऑनेस्टली। बट क्या होता, अगर उन्होंने कम पैसे दिए भी तो आपको प्रोजेक्शन अच्छा मिलता है ना। फिल्म उनकी रिलीज होती है, गारंटीड रिलीज होती है, लोग देखते हैं, इतना वाइड ऑडियंस है उनका। और जैसे उनके एक फिक्स्ड ऑडियंस हमेशा फिल्में देखती हैं, इंडस्ट्री फिल्में देखती हैं, आई बॉल्स मिलती हैं। हाँ डेफिनेटली। तो देयर इज ऑलवेज एक बैलेंस हो जाता है, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो यानी कि मैं समझ रहा हूँ कुछ फिल्मों के लिए करण जौहर के आपको इतने मिले नहीं, पर आई बॉल्स मैंने एक ही फिल्म की उनके साथ, माय नेम इज खान, जो रोल अच्छा दिया उन्होंने। हाँ। उसके बाद मैंने काम उनके साथ किया नहीं है। राजी उन्होंने प्रोड्यूस की थी, उसमें रोल अच्छा था ऑनेस्टली। तो ऐसा मैं कोई जहन में मेरी इशू नहीं है जैसा आपने कहा। राजी में ऑलरेडी आलिया भट्ट बहुत बड़ी हो चुकी थी, शी वाज अ बिग स्टार, बट विकी उस वक्त अराइव्ड नहीं हुए थे, जैसे जी, अराइव्ड इन द मार्केट जो होता है ना, फिल्म इंडस्ट्री, जो भी हाउएवर यू डिफाइन इट। हाउ वाज विकी एट दैट टाइम? व्हाट आई रिमेंबर, ही वाज वेरी गुड, प्रोफेशनल थे। काम उनकी पहली 2 फिल्मों से ही पता चल गया था कि ही हैज़ अ स्पार्क एंड ही इज़ अ गुड एक्टर। और इसमें रोल क्योंकि वैसा था तो ही वाज वेरी गुड। आई मीन ऑल द कैरेक्टर्स वर वेल कास्ट, वेल परफॉर्म्ड। तो उसमें सारी एक्टर बहुत अच्छे थे यार, कोई डाउट नहीं। आलिया थी, विकी थे, जो बाकी सपोर्टिंग कास्ट भी बहुत अच्छी थी अनडाउटेडली। एंटरटेनमेंट बिजनेस में एक क्या चीज़ है जो आपको पसंद नहीं है वाकई में, बहुत सालों से जो चल रहा है, जो आपको कहा है, आप अंदर ही अंदर अपने आप से कहते हो कि ये चेंज आना चाहिए, वो क्या है? काफ़ी चेंज तो आ गया है बहुत हद तक। 1 or 2 चेंजेस जो आप विश करते हो होता इन द एंटरटेनमेंट वर्ल्ड, आई थिंक सी आई वोंट मेक इट वेरी क्लीशेड कि आपको कहूँ कि यार अच्छी स्क्रिप्ट अच्छी बन भी रही है यार, अच्छी कहानी अभी लोग दिखा रहे हैं ओटीटी के आने के बाद। एंटरटेनमेंट आई डोंट नो, बहुत बड़ा चेंजेस तो बहुत हर जगह आ गए। प्रोडक्शन शेड्यूल्स बड़े प्लान्ड होते हैं आज, फिल्में बड़ी प्लान्ड होती हैं, बड़ा ऑर्गेनाइज होता है, बहुत हद तक बाउंड स्क्रिप्ट मिल जाती हैं, टेक्निकली बहुत साउंड प्रोजेक्ट्स बनते हैं। पिछले 10-15 साल से फिल्म इंस्टीट्यूट से बहुत लोग आए हैं, अलग अलग इंस्टीट्यूट जो हिंदुस्तान में हैं या अब्रॉड से भी लोग आए हैं, जो टेक्निकली साउंड लोग बहुत हैं। पोस्ट प्रोडक्शन की फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हो गई। तो आई थिंक बहुत हद तक चीज़ें बहुत अच्छी हो गई हैं, अच्छे लोग भी आए हैं, वो प्रपोजल वाले लोग थोड़े से कम हो गए हैं। हमारे जो बोलते हैं ये बनाएंगे, ये करेंगे, हाँ, वो होगा, वो बिकॉज कल्चर, सब कल्चर शायद वैसा ख़त्म हो गया है। और स्टोरीज अच्छी बन रही हैं, कास्टिंग डायरेक्टर बहुत हद तक आ गए हैं, तो वो प्रोसेस थोड़ा सा और स्मूथ हो गया है। अब उस तरह का एक स्ट्रगल होता नहीं है। स्ट्रगल तो है बट एक आपको पता चलता है कि कहाँ कहाँ क्या क्या हो रहा है और आप कैसे कैसे अप्रोच करना चाहिए लोगों को। तो काफ़ी चीज़ें बदल गई हैं बहुत हद तक। मतलब मुझे लगता है लास्ट 25 साल में तो 360 डिग्रीज चीज़ें बदल गई हैं। नहीं पर आप और इतने साल रहे, 37 ईयर्स इज नॉट अ जोक सर जी। तो उस समय क्या चीज़ आपको फ्रस्ट्रेट करती थी बिजनेस के बारे में? उस वक्त वर्किंग आवर्स अनप्लान्ड थे। उस वक्त शूट किए जा रहे थे, हम लोग 12, 16, 20 घंटे शूट करते थे, कोई प्लान नहीं था। अब चूंकि एसोसिएशंस आ गई तो चेक्स एंड बैलेंसेस आ गए हैं। कास्टिंग उस वक्त बड़ी सेंट्रलाइज थी, जिसका पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट भी था। उस वक्त डायरेक्टर प्रोड्यूसर बैठ के कास्ट करते थे, अब उतना सेंट्रलाइज नहीं हुआ है। अब आप जैसे ओटीटी पे कास्टिंग काफ़ी हद तक चैनल इन्वॉल्व होता है, क्रिएटिव्स इन्वॉल्व होते हैं, प्रोड्यूसर डायरेक्टर इन्वॉल्व होते हैं, क्रिएटिव टीम इन्वॉल्व होती है। तो ये सटल चेंजेस बहुत आए हैं। टेक्निकली बहुत चीज़ें आसान हो गई हैं अभी। पहले मैंने वो फिल्म पे शूट भी किया है काफ़ी 35 mm पे, अब डिजिटल आ गया है तो डायरेक्टर शूट करते रहते हैं।
तो पॉजिटिव नेगेटिव बहुत हैं, बट आई वुड से बहुत पॉजिटिव चेंजेस आए हैं और बेहतरी फॉर द बेटर हुई हैं। ये नहीं कि स्तर नीचे गिरा है, स्तर ऊपर ही गिरा है और ऊपर गया और ऊपर ही जाता रहेगा जहाँ तक मुझे लगता है। अब बहुत प्रोफेशनलिज्म आ गया, कॉस्ट्यूम्स में आ गया है, मेकअप में बहुत एडवांस्ड एजुकेटेड लोग जो इंस्टीट्यूट से निकल के आते हैं, बहुत समय बिताते हैं लुक्स पे, इस पे उस पे। एक्टिंग कोचेज़ आ गए हैं, जैसे उस ज़माने में एक्टिंग कोचेज़ नहीं थे, डायरेक्टर खुद एक सेंट्रलाइज्ड हस्ती हुआ करती थी जो डिसाइड करती थी। अब रीडिंग होती है, अब स्पेसिफिक डायलेक्ट कोच आता है, अब स्पेसिफिक लोग हैं प्रोफेशनल्स जो आपको शायद वर्कशॉप्स करवाते हैं। तो बहुत हद तक बहुत अच्छे चेंजेस आए हैं और भी चेंज हो रहे हैं। नो आई लाइक द चेंज दैट आई एम सीइंग राइट नाउ। बड़ा मजा आ रहा है। आपने भी देखा है? अरे मजा आ रहा है चेंजेस देखकर। बहुत अच्छा है। कोई प्रोजेक्ट है जो आपने पास ऑन किया या रिग्रेट है कि कुछ ये रोल मैंने छोड़ दिया? हाँ, कुछ रोल ऐसे आते हैं किसी वजह से छोड़ना पड़ता है, वॉट एवर बी द रीज़न, बट ऐसा कोई रिग्रेट नहीं है कि यार ये छोड़ा या ये होता वो होता। कुछ रोल आए थे। कौन सा वो रोल है जो अभी बड़ा फिल्म हो चुका है पर आपने रिफ्यूज नहीं, ऐसा कुछ नाम मैं ले नहीं पाऊंगा, बट मुझे याद भी नहीं आ रहा इनफैक्ट। बट कुछ रोल हैं जो छोड़े और छूट गए, उसमें बहुत अंतर नहीं है। तो वो कुछ हद तक मुझे एक दो लगा बाद में कि करना चाहिए था, कुछ किए हैं लगा कि नहीं करना चाहिए था, वो भी है, संघर्ष रहता है। तो ये दोनों चीज़ें एक साथ चलती रहती हैं हर एक्टर की लाइफ में। चलो नाम नहीं पूछूंगा फिल्म का, तो कौन से फिल्म छोड़े, किस कारण की वजह से, क्या था वो? नहीं, अब नाम लेना नहीं, नाम मत लीजिए, बट बड़े कारण तो कुछ होगा। कारण कुछ ओवरलैप होता है कभी कमिटमेंट, कुछ आपको शायद समझ में नहीं आता उस वक्त जब कहानी आप सुन रहे हैं पहली बार या रोल आप सुन रहे हैं, या आप अपनी एरोगेंस होती है कभी कुछ रोल। तो एक साइकी एक्टर की बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप एक कहानी अगर आपने सुन ली और आपको लगा कि यार नहीं ठीक है मैं कर नहीं सकता इसको, आप निकल के आए, तो आपका उस वक्त मानसिक स्थिति क्या होती है, जीवन के हालात क्या होते हैं, चॉइसेस आपकी जो होती हैं उस पर निर्भर करती हैं। तो कई बार उसके थ्रू आप देख नहीं पाते कि यार इन सब के बावजूद मुझे रोल करना चाहिए, अच्छा है, तो आप छोड़ के आ जाते हैं, आप थोड़ा सा अवॉइड करते हैं। कुछ फिल्म मेकर्स आपको समझ में नहीं आते, या कुछ न्यू कमर्स होते हैं जो फिल्म बनाना चाहते हैं, जो अप्रोच करते हैं आपको उस वक्त समझ में नहीं आता, बाद में शायद फिल्म थोड़ी सी चल जाती है। तो ये कांस्टेंट बैटल रहता है। तो इसमें मैं आपको इस वक्त नाम नहीं गिना सकता या उन फिल्मों के या डायरेक्टर्स के, क्या ऐसा करता तो शायद ये होता, नहीं करता। वो कौन सी फिल्म है जो छूटी? वापस नाम मत बताइए, बट किस कारण से वो छूटी? एक दो मेरी बेवकूफ़ी की वजह से, एक दो मैंने असेस नहीं किया बराबर, और कुछ ओवरलैप, एक आप शुरू करते हैं प्रोजेक्ट और दूसरा आपको ऑफर आ जाता है, तो उसमें बैलेंस करना पड़ता है। और मैं कोशिश करता हूँ हमेशा से कि मैं एक टाइम पे एक ही प्रोजेक्ट करूँ। कहने को आसान है ऑफ कोर्स, बट मेरा ये प्रयास रहता है कि बहुत ज़्यादा माइंड को क्लटर नहीं करता मैं। तो आप भी आमिर की तरह वन फिल्म एट अ टाइम? आमिर खान की एक अलग हस्ती है, बट मैं कोशिश करता हूँ कि अगर एक प्रोजेक्ट कर लिया तो उसी पे अगर आप फोकस करो तो अच्छा है। क्योंकि क्या होता है, कई चीज़ें ऐसी होती है, फिर आप एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ पर्सन, आप कई चीज़ एक साथ नहीं कर पाते। कुछ लोगों की हस्ती होती है, वो बहुत चीज़ बैलेंस करके चलते हैं, मैं शायद उस हद तक नहीं कर सकता। तो मेरा प्रयास रहता है कि मैं जो कर रहा हूँ उसी पे ध्यान दूँ। तो उस चक्कर में कई चीज़ें साथ में जो आती हैं, साइमल्टेनियसली आती है या उस वक्त आती है, तो आपको छोड़नी पड़ती है बदकिस्मती से। वेरी सबके साथ यही जाता है। आप एक शो पकड़ते हैं, दूसरा आ जाएगा, तो आप क्या करेंगे? तो इट्स अ क्वेश्चन ऑफ चॉइसेस। नहीं, डू यू फील इवन ऑडियंसेस लाइक एक्टर्स जो ज़्यादा ओवर एक्सपोज्ड नहीं है ऑन द बिग स्क्रीन? बट अब तो उल्टा है, अब शेल्फ लाइफ इतनी छोटी है सबकी। शो की शेल्फ लाइफ, किसी परफॉर्मेंस की शेल्फ लाइफ इतनी छोटी होती है। अब तो मुझे लगता है और करना चाहिए। अब तो साइमल्टेनियसली 3-4 करना चाहिए, बिकॉज 3-4 में से शायद एक चले या न चले, या वो चारों नहीं चलेंगे। तो आपको अब आईबॉल्स ग्रैब करने के लिए क्या करना पड़ेगा? नहीं, बट अभी एक स्कूल है जैसे अक्षय कुमार जो 5-6 फिल्में करते हैं साल की। एक सेगमेंट है जो ओपनली कह रहा है कि अक्षय ओवर एक्सपोज हो चुके, इसी वजह से लोग उनकी फिल्में नहीं देख रहे, उनकी 5-6 फिल्में नहीं चली हैं ऑफ लेट। अक्षय का थियरी है, यार मैं रोज निकलता हूं, मुझे काम करना है, मुझे मेहनत करनी है बस। बट देयर इज अ स्कूल व्हिच जेन्युइनली सेज, अरे भाई की बहुत एक ओवर एक्सपोज्ड हो चुके अक्षय कुमार। उसका हल क्या है? बट ये नहीं कि साल में एक पिक्चर करें। अब वो
अब वो देखो, वो उनका एक पर्सनल डिसीजन है, एक पर्सनल वर्क एथिक है और वर्क कल्चर है जिसके अंदर उन्होंने काम किया, सक्सेस पाई और अभी भी कर रहे हैं। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो साल में एक पिक्चर करेंगे और अगर वो नहीं चलती है तो फिर आप क्या कहोगे कि 2 साल में एक पिक्चर करो, 3 साल में करो। तो ऐसा नहीं है। आई थिंक उसकी वजह कुछ और होगी पिक्चर जिस वजह से नहीं चलती है। कई चीज़ें हो सकती है, वो एक इसी वजह से नहीं करती। बट आपको क्या ठीक लगता है आपके अपने पर्सनल जर्नी में, आपको वो स्वीकार करना चाहिए। सक्सेस और हिट बहुत अलग मापदंड है, वो बहुत अलग रीजंस हैं जिसकी वजह से एक फिल्म चलती है नहीं चलती। कई पिक्चरें ऐसी चलती हैं जो मुझे लगता है ये कैसे चली, कई एक्टर्स चलते हैं मुझे लगता है यार ये कैसे चल गए, आपको भी लगता होगा ऑफ कोर्स। तो उसका अब हल क्या है? तो वो सक्सेस और फेलियर एक अलग डिबेट है, एक अलग जर्नी है। आपको अपनी वर्क एथिक क्या बोलती है उस पर आप वो अंदर की आवाज़ आप आंसर करके हर रोज़ सुबह निकलते हैं, या जो भी प्रोजेक्ट आपके पास आता है वो करने के लिए आप जब निकलते हैं तो आपका एक पर्सनल व्यक्तिगत आपका एक निजी अप्रोच क्या है वो मायने रखता है। अगर आप हिट और फ्लॉप से अफेक्ट हो जाएंगे तो शायद बहुत सारे एक्टर हमेशा घर बैठेंगे या बहुत सारे एक्टर काम ही करते रहेंगे, रुकेंगे नहीं। तो वो एक बड़ा एक क्रेजी सिचुएशन है कि जिसकी वजह से आपको लोग समझते हैं, परसेप्शन होता है कि यार काम नहीं करना चाहिए या काम करना चाहिए। जैसा मुझे लगता है अभी पिछले 1-2-3 साल में कि ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि आईबॉल्स ग्रैब करने 4 प्रोजेक्ट करो, उसमें से शायद चारों उतने इम्पैक्ट नहीं दे पाए। फिर आपने मेरा एक शायद शो आपने बिंज वॉच किया हो सैटरडे संडे, मंडे से आप भूल जाएंगे, वेडनेसडे आपको एक नया शो दिखेगा, नए एक्टर्स आएंगे, एक नई दुनिया में आप चले जाएंगे किसी भी चैनल पे। इतने प्लेटफॉर्म्स है, इतने OTT ऐप्स हैं, इतने संधि हैं आपको देखने की, प्लस आप सुबह से शाम रील्स हैं, स्क्रॉल कर रहे हैं, तो विजुअल इम्पैक्ट तो बहुत लिमिटेड हो गया ना। क्या है ऐसा जो स्टैंड आउट होता है या थोड़ा सा आपके मेमोरी में इम्प्रेशन छोड़ के जाता है, ये बहुत मुश्किल है आज कहना। आप कभी लंबे टाइम के लिए आउट ऑफ वर्क रहे हो? फॉर्चुनेटली नो। कुछ न कुछ करता रहा। मेरी पर्सनालिटी ऐसी है कि मैं काम करना मुझे अच्छा लगता है, सेट पे जाना अच्छा लगता है। तो बहुत हद तक मैं ऐसा बहुत बड़ा फेज नहीं आया जहां काम नहीं हो। लॉकडाउन में भी लकी था मैं, मुझे लगा था काम नहीं आएगा, बट कुछ प्रोजेक्ट्स किए मैंने। फिर उसके पहले भी कई साल तक मैं एक मर्चेंट्स ऑफ बॉलीवुड म्यूजिकल प्ले था, उसके साथ ट्रैवल करता था, तो बहुत साल मैंने वो किया। तो हमेशा कुछ न कुछ फॉर्चुनेटली मैं करता रहा, अभी भी करता रहा हूँ। कभी फाइनेंशियल ट्रबल्स हुए? फाइनेंशियल उतार चढ़ाव तो आते हैं। मैंने ये कहा बहुत बड़ी स्ट्रगल नहीं थी मेरी लाइफ में, क्योंकि खाने पीने का ऐसा कोई टेंशन नहीं था, घर है, सब है। बट क्या होना चाहिए और जो हो रहा है उसके अंतर जो एक डिवाइड होता है, वो आपको परेशान तो करता है कि ऐसा होना चाहिए था या इतना होना चाहिए था। वो एक नॉर्मल बिजनेस का उतार चढ़ाव तो रहता ही है। तो आप किसी को भी पूछे, आपके साथ भी शायद वही होगा ना कि इतना है, मुझे इतना चाहिए, मुझे 100 रुपये मिल रहे हैं, मुझे 250 रुपये मिलना चाहिए था, 25 रुपये मिल रहे हैं, मुझे 75 रुपये मिलने चाहिए। वो एक साइक्लिकल नेचर है बिजनेस का, सीजनल नेचर है बिजनेस का। आप 12 महीने काम नहीं कर सकते, आप जानते हैं। आप शायद 7 या 8 महीने ही काम करेंगे। आपकी पेमेंट वो फिर उस हिसाब से आएगी। तो कई महीने ऐसे हैं, कई हफ्ते ऐसे हैं जहाँ आपको पेमेंट, तो वो एक चलता रहता है। उसके साथ आप समझौता करते, फिर अपने आप को उस तरह से एडजस्ट अडेप्ट कर लेते हैं। आप अप्रोक्सीमेटली साल में कितने महीने शूट करते हो आप? डिपेंड करता है क्या प्रोजेक्ट होता है। जो प्रोजेक्ट हाथ में होता है उसके बेसिस पे है। कभी 6 महीने शूट किया आपने, कभी 4-5 महीने काम नहीं होता, कभी 3-4 प्रोजेक्ट अगर आपने ले लिए साथ में तो आप 7-8-9 महीने भी काम कर रहे हैं। तो ये बैलेंस हर साल चेंज होता रहता है, इक्वेशन ऐसा नहीं है कि। बट वी अनफॉर्चुनेटली एंड अ बिजनेस जहाँ पे चाहे जो भी आप कर चुके हैं पास्ट में, वो कभी कभार सडनली डायनामिक्स चेंज हो जाते हैं हमारे बिजनेस में जी। देयर कुड बी टाइम्स जब आप 6 महीने बैठे हो घर में, देयर कुड बी टाइम्स आपको पता नहीं कि अगला प्रोजेक्ट कब आएगा। वो आपको थोड़ा माइंड में प्ले होता है, बिल्कुल होता है। माइंड में प्ले होता है। जैसे लाइफ गुजरती है, आपकी ज़रूरतें चेंज होती हैं, आपको कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं, कई चीज़ें और सारी चीज़ें काम से ही जुड़ी होती हैं, तो माइंड में प्ले करता ही है। बट यू हैव टू बी काम
इस बिजनेस के उतार चढ़ाव बहुत हैं, तो आपको वो एक बड़ा संतुलन आपका रखना पड़ता है। बहुत अपने आप को एक शांत एक शांत क्या कहते हैं उसे, शांत व्यक्तित्व आपको एक डेवलप करना पड़ता है कि मैं, इस साइक्लिकल नेचर है, मेरे साथ ये हुआ, आगे होगा, मैं खामोशी से ये फेज़ झेल जाऊं तो आगे अच्छा होगा, काम आएगा, आता है, भले आपके मन का चाहा काम नहीं आएगा, बट आएगा, कुछ ना कुछ आएगा, उसमें आपको जीना पड़ता है। ये संघर्ष है। अरे भाई, अभी आप बोलते हो कि कामली हैंडल करो, क्योंकि आपने लाइफ बहुत देखी हुई है। जब आप यंगर थे तो ये मेच्योरिटी नहीं हुई होगी कि कामली हैंडल करो ऐसे फेसेस। हाँ, पहले नहीं होती है, बट पहले बहुत कुछ आया, कर भी लिया। सीरियल पहले बहुत आती थी, कर भी ली, फिल्म्स आई, कर भी ली। अब आपको लगता है कि अब पता नहीं, अब आपको लगता है कि वो करना चाहिए जो लोग तक पहुँचे, इम्पैक्ट हो। बट अगेन, क्या चलता है किसी को नहीं पता। आप क्या कर रहे हैं जिससे इम्पैक्ट ज़्यादा हो, वो आपको पता नहीं होता। इसलिए आप जो भी आया उसको ईमानदारी से करो, उसको जितना अर्नेस्टली और ऑनेस्टली करें आप, दैट्स द ओनली वे आउट। और कोई बड़ा नुस्खा नहीं है इस इंडस्ट्री में, जहाँ तक मुझे समझ में आता है। क्रिश 3 आपने की। हाँ, प्रियंका चोपड़ा, विवेक ओबरॉय, ऋतिक रोशन, कंगना रनौत। ये जो कमर्शियल पॉट बॉयलर्स होते हैं, फन राइड होते हैं कि आप सोचते चलो ठीक है, शायद एक्टिंग ज़्यादा ना दिखाना पड़े, पर पैसे अच्छे मिल लेते तो मैं कर रहा हूँ। दोनों चीज़ें होती हैं, पैसे अच्छे और रोल ठीक होता है, प्रोजेक्शन बहुत अच्छा मिलता है। जैसा मैंने पहले आपको कहा, ये फिल्में सब देखते हैं, जो आपने शायद छोटी फिल्में की हों जिनका इतना रीच नहीं हुआ हो, लेकिन जब आप ऐसी बड़ी फिल्म करते हैं तो बहुत सारे लोग पैन इंडिया, पैन वर्ल्ड आपका काम देखते हैं। वो भी ज़रूरी है कि आप एक बहुत वाइड स्पेक्ट्रम ऑडियंस के आईबॉल्स कैप्चर कर सकें और इम्पैक्ट छोड़ जाएं। तो ये पॉजिटिव बहुत अच्छा है उनका। बिग कमर्शियल फिल्म जो रिलीज़ होती है, जो बहुत बड़े पैमाने में रिलीज़ होती है, इसकी मार्केटिंग बहुत बड़ी होती है, पब्लिसिटी बड़ी होती है और सब देखते हैं। कभी कभार हुआ है कि जब आप इतने अच्छे एक्टर हो तो आपके सामने कोई ए लिस्टर है जो आपको पता चल रहा है कि अच्छे एक्टर नहीं है, आप कैसे हैंडल करते हैं ऐसा? वो भी उसको, कई एक्टर जो बहुत अच्छे हैं मुझसे भी, उनको लगता होगा यार ये इसको क्यों लोग अच्छा एक्टर बोलते हैं, तो दैट डजंट मैटर। आई मीन, यू नो, एवरीबडी, हर एक्टर अपना एक पर्सनालिटी लेके आता है, एक अपने प्रोज एंड कॉन्स लेके आता है। तो ये लर्निंग एक्सपीरियंस भी होता है, आप किसी के साथ काम करते हैं और तो उसमें कितने गुण हैं आप देखते हैं, उसमें क्या गुण नहीं है, या आप अपने आप को कैसे मोल्ड करते हैं। तो वो एक बड़ा इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस होता है हर प्रोजेक्ट में। हर एक्टर के साथ काम करके एक नया कुछ निकलता ही है, अनडाउटेडली। मैं क्लीशे यूज़ नहीं कर रहा हूँ, बट हर एक्टर के साथ आप काम करते हैं, हर कोई हो, बड़ा रोल हो, छोटा रोल हो, तो आपको कहीं ना कहीं कुछ हल्की सी सीख मिलती है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, या क्या और करना चाहिए। कौन से एक्टर से आपने सीखे क्या नहीं करना चाहिए? अभी नाम थोड़ी ले सकता हूँ मैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। एज इन यू लर्नड इन अ वेरी पॉजिटिव वे। नहीं, इट्स नॉट एवरी, सी, हर एक्टर अपना एक प्रोज एंड कॉन्स लेके आता है। तो मैं ऐसा नाम नहीं ले सकता कि यार इसके साथ आप काम करो तो यार ये ऐसा नहीं करना चाहिए। फैमिली लाइफ के बारे में बताइए। आपका एक बेटा है, राइट? हाँ, वो यूएस में पढ़ता है। वो अभी उसको एडमिशन मिला है इन लिबरल आर्ट्स कॉलेज इन यूएस। आप कंपेनियनशिप मिस करते हो? हाँ भी और ना भी, डिपेंड करता है। काम होता है तो आई डोंट मिस एनीथिंग बिकॉज आई लाइक टू वर्क, बट यू मिस कंपेनियनशिप। व्हाई नॉट? एवरीबडी मिसेस कंपेनियनशिप। डोंट आस्क टू। मुझे पता है तुम। अरे तो पर ठीक है। व्हाट आर द 3 लाइफ लेसन्स जो आपने सीखी है जिंदगी से, प्रोफेशनली, पर्सनली? ये बड़ा अच्छा सवाल है। लाइफ लेसन, पेशेंस, इस इंडस्ट्री में खास करके, बिकॉज इतना टर्बुलेंट इंडस्ट्री है, उतार चढ़ाव इतने हैं इंडस्ट्री में। तो पहले आपको एक बहुत गाढ़ी चमड़ी चाहिए, थिक स्किन इंग्लिश में बोलते हैं, और बहुत गाढ़ा कलेजा चाहिए, और एक सेल्फ बिलीफ बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है आत्मविश्वास, सेल्फ बिलीफ एक एक्टर, परफॉर्मिंग आर्टिस्ट के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रिजेक्शन बहुत ज़्यादा है
एक्सेप्टेंस से ज़्यादा रिजेक्शन ज़्यादा है, तो वो आपको कहीं जाके मेंटली इम्पैक्ट करता है, लेकिन उसको आप कैसे सर्कमवेंट करते हैं, कैसे उसको अवॉइड करते हैं, कैसे उस रिजेक्शन से आप ऊर्जा पाते हैं, वो बहुत ज़रूरी है आपको समझना और सीखना। और सब्र तो हर चीज़ में चाहिए दुनिया में, तो इसमें भी बहुत सब्र चाहिए आपको, और सेल्फ बिलीफ। ये बेसिक पैरामीटर्स जहाँ तक मुझे लगता है मैंने अपनी ज़िंदगी में कोशिश की है कि सेल्फ बिलीफ यू नीड, पेशेंस यू नीड, और थिक स्किन थोड़ा सा, बिकॉज उतार चढ़ाव लोग बहुत अजीब किस्म के आके जाते हैं इस लाइन में, आप जानते हैं। जैसे कि बहुत लोग होते हैं अजीब कुछ, और एक्सपेक्टेशन और रियलिटी में एक संघर्ष बहुत होता है इंडस्ट्री में। तो इन सब के लिए आपका एक मानसिक संतुलन सही होना, बैलेंस्ड होना ज़रूरी है। तो ये बेसिक चीज़ें आपको चाहिए, आई थिंक आपको सर्वाइव करवा लेंगी। आपका कभी बिलीफ सिस्टम हिला है? हिलता है, लेकिन वापस ले आता हूँ मैं। हिलता तो है ना, ह्यूमंस है तो हिलता ही है। हिलता है, सेल्फ डाउट होता है बहुत ज़्यादा, बट उसको वापस लाने का भी अभी भी होता है सेल्फ डाउट? होता है, बिल्कुल होता है, व्हाई नॉट होता है। कहाँ आपने काम किया हो या कहीं कुछ चीज़ नहीं मिलती या कुछ रोल नहीं मिलता, और अच्छा है, वो उतार चढ़ाव होते हैं, तो उसमें आपको कहीं सेल्फ बिलीफ पे आप ठेस तो पहुँचती है, लेकिन आप उसको करेक्शन मैकेनिज्म आप में चाहिए, वो कि उसको करेक्ट करने का एक सुई होती है, वो आपको बैलेंस करके चलना पड़ता है। सिंपल। थैंक यू सो मच। थैंक यू। गुड सर जी, बहुत बात की और उम्मीद है कुछ अच्छा निकल के आएगा। बहुत अच्छा निकलेगा।